तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। वीर प्रताप के ध्यान से बाहर निकलने की खबर जैसे ही पूरे साम्राज्य महल में फैली, सारी स्त्रियां तुरंत पछताने लगीं। वे जितनी तेजी से हवा बादल महल छोड़कर गई थी, उतनी ही तेजी से लौट आईं। लेकिन जब वे वहां पहुंची तो देखा कि वीर प्रताप पहले ही व्यस्त हो चुके थे। चेन वानरों पूरी तरह उनकी शक्ति का पात्र बन चुकी थीं। वे गहरी सिसकियां भर रही थीं और चीख रही थीं। स्त्रियां थोड़ी राहत की सांस ले सकीं। उन्हें डर था कि इतने लंबे ध्यान के बाद वीर प्रताप बदल गए होंगे और अब प्रेम रस की ओर उनका मन नहीं लगेगा। पर लगा, वे व्यर्थ ही चिंता कर रही थीं। सम्राट अब भी वैसे ही थे। उसी पल वीर प्रताप ने द्वार पर खड़ी अपनी रानियों की ओर देखा, जो सब कुछ देख रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई भी यहां से नहीं जाएगा, सब आ जाओ। ये सुनकर स्त्रियां एक दूसरे को देखने लगीं। संकोच उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। हालांकि वे ये सब स्वीकार कर चुकी थीं, पर संख्या बहुत बड़ी थी। वीर प्रताप जब शुरू करते थे तो अक्सर आधा महीना लग जाता था। इतनी सारी रानियों के साथ तो बहुत समय लगने वाला था। बेशक वीर प्रताप का इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था। वे सिर्फ अपनी रानियों की 1 साल से दबी हुई तड़प को शांत करना चाहते थे। इतना लंबा समय बीत गया था, वे अब और सहन नहीं कर पा रही थीं। तभी वान किंगसी बिना कुछ कहे सीधे वीर प्रताप के पास दौड़ पड़ी। सम्राट, आप आखिरकार ध्यान से बाहर निकल आए। मैं आपकी बहुत याद कर रही थी। वान किंगसी को इतनी सक्रिय और उत्तेजित मुद्रा में देखकर यवनानयान और बाकी सबने भी नाटक करना छोड़ दिया। वे सब बिना हिचकिचाहट के उनके चारों ओर घेरा बनाकर आ गईं। 2 दिन तक लगातार सांत्वना देने के बाद रानियों की तड़प बहुत हद तक शांत हो गई। पर यून शियनशन और चू यूकिन उनमें शामिल नहीं थीं। दोनों इस बड़े समागम में शामिल नहीं हुई। पिछले जन्मों की यादें लौट आने के बाद चू यूकिन अब पहले जितनी निर्लज नहीं रही थी। और यून शियनशन को वीर प्रताप को दूसरों के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था। यून शियनशन इसे गंदा समझती थी। यहाँ इस्तेमाल, वहाँ इस्तेमाल। उन्हें जर्मफोबिया था। वे पूरी तरह एकांत और अनन्य चाहती थीं। जब सारी रानियां एक एक करके हवा बादल महल से चली गईं, तब सिर्फ मुजीशुवान और बाई किंग रह गईं। वीर प्रताप दोनों को अपनी बाहों में भरकर बोले, बताओ इस 1 साल में तियानचेन संसार में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई। दोनों स्त्रियों ने तुरंत तियानचेन संसार की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं सुना दी। सुनकर वीर प्रताप कुछ देर तक सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, फैंग सचमुच बड़ा हो गया है। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 साल के ध्यान में तियानचेन संसार में इतनी हलचल हो जाएगी। कुछ लोग अब भी चैन से नहीं बैठ सकते। लगता है उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वीर प्रताप ने मुजीशुवान और बाई किंग को और सांत्वना दी। स्नान करने के बाद वे सीधे यून शियनशन के शयन कक्ष की ओर चल पड़े। यून शियनशन के ठंडे शयन कक्ष में हर तरफ ठंडी हवा फैली हुई थी। चारों ओर बर्फ के टुकड़े रखे थे। सेवा करने वाली दासियां मोटे कपड़े पहने हुए भी कांप रही थीं। वीर प्रताप को अचानक महान हॉल में आया देख दासियां झुककर बोली, सम्राट की जय हो, दीर्घायु हो, सदैव जीवित रहें। वीर प्रताप ने हल्का सिर हिलाया और उदासीन स्वर में कहा, उठ जाओ। ये कहते ही उनकी नजर यून शियनशन के नर्म पलन की ओर चली गई। उस समय यून शियनशन आंखें बंद किए लेटी थी। वे पूरी तरह अनदेखा कर रही थीं, पर स्पष्ट था कि उन्हें पता था वीर प्रताप आ चुके हैं। वे बस नाटक कर रही थीं। वीर प्रताप मुस्कुराए। वे तुरंत उनके नर्म पलन के पास पहुंचे और उनका नाजुक हाथ थाम लिया। गुरुमा, तुम थोड़ी नाराज लग रही हो। यून शियनशन ने आंखें नहीं खोली और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारी कल्पना है। शीतल परी की इस सख्त मुद्रा को देखकर वीर प्रताप के मन में एक झलक उठी। वे और बातें करने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने सीधे उन्हें धकेला और उनके होठों को चूम लिया। अब आखिरकार यून शियनशन ने आंखें खोली और थोड़ा संघर्ष करने लगी। उन्हें लगा था कि वीर प्रताप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पर वे तो एकदम से आक्रमण कर बैठे। काफी देर तक चूमने के बाद जब लगा कि काफी हो गया, वीर प्रताप ने सीधे यून शियनशन के साथ घनिष्ठता बना ली। इस कार्य ने शीतल परी को तुरंत गर्म कर दिया। यून शियनशन थोड़ी नाराज थी। यह विद्रोही शिष्य सचमुच उनका दुश्मन था, कभी उन्हें अकड़ दिखाने नहीं देता। साथ साथ चलते हुए वीर प्रताप बोले, गुरुमा ने मुझे सचमुच बहुत याद किया था। मैं अभी आया भी नहीं था कि तुमने अपना शरीर पहले से ही तैयार कर रखा था। यून शियनशन शर्म और गुस्से से उन्हें घूरने लगी, पर कुछ बोली नहीं। वीर प्रताप ने उन्हें और नहीं छेड़ा। मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुमा इस बीच फिर से ब्लैक ड्रैगन काउंटी गई थी। यून शियनशन बोली, गई थी, गई थी, मैं अभी लौटी हूँ। वीर प्रताप बोले, जीशुवान और बाय ने बताया कि ब्लैक ड्रैगन काउंटी की स्थिति काफी खराब लग रही है।
यून शियनशन बोली, कई शक्तियां हैं जो तुम्हारे शासन को उखाड़ फेंकना चाहती हैं। धीरे वीर प्रताप बोले, मैं सिर्फ ध्यान करने चला गया था और वे समझ गए कि मैं बुरी तरह घायल हो गया हूं। सचमुच कल्पना करने में माहिर हैं। यून शियनशन बोली, शायद सिर्फ इसी वजह से नहीं, मुझे लगता है ब्लैक ड्रैगन काउंटी में शैतानी साधक बढ़ गए हैं। वे तुम क्यों रुक गए? यून शियनशन की सुंदर आंखें वीर प्रताप को देख रही थीं। उनका नाजुक शरीर अनायास ही थोड़ा थोड़ा मरोड़ने लगा। वीर प्रताप मुस्कुराए और अपनी गतिविधियां जारी रखीं। उनके बारे में क्या? यून शियनशन बोली, वे शायद शैतानी साधकों के उकसाने से पीछे से। वीर प्रताप ने एक पल सोचा और बोले, अगर शैतानी साधक हैं तो मामला आसान है, पर मुझे नहीं पता पीछे वाला कितना शक्तिशाली है। चूंकि वे विद्रोह करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि उकसाने वाला बहुत मजबूत है। यून शियनशन बोली, तुम्हारे लिए वे कोई खतरा नहीं है। वीर प्रताप बोले, खतरा भले न हो, पर निश्चित रूप से परेशान करने वाले हैं। पहली बार ध्यान करने गया और कोई उपद्रव शुरू कर दिया। अगर भविष्य में अक्सर ध्यान करूंगा तो क्या हर बार कोई न कोई ट्रबल खड़ा करेगा। हमें इस साजिश के मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा और उसे कड़ी चेतावनी देकर उदाहरण पेश करना होगा। तुम यून शियनशन कुछ कह पाती, उससे पहले ही वीर प्रताप अचानक और जोरदार हो गए। उन्होंने पूरा ध्यान अब सिर्फ यून शियनशन पर केंद्रित कर दिया और ब्लैक ड्रैगन काउंटी की समस्या पर चर्चा बंद कर दी। यून शियनशन अब अपनी उदासीन मुद्रा छोड़ चुकी थी। वे वीर प्रताप के साथ रहस्यमय स्त्री विधि का अभ्यास करने लगी। आखिरकार वे अब इस विद्रोही शिष्य की स्त्री बन चुकी थी। उनके सामने अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वे खुद को पूरी तरह छोड़ चुकी थी। एक दिन बाद वीर प्रताप यून शियनशन के शयन कक्ष से निकले और सीधे चू यूकिन के कमरे की ओर चल पड़े। चू यूकिन को पहले से ही एहसास हो गया था कि वीर प्रताप आने वाले हैं। वे बिस्तर पर बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वीर प्रताप को देखते ही चू यूकिन ने पूछा, चेन क्या तुम किसी खास साधना विधि का अभ्यास करने ध्यान में गए थे? वीर प्रताप ने छाया स्थानांतरण विधि से बिस्तर के पास आकर चू यूकिन के सुडौल शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोले, मैडम चू मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हैं। तुरंत समझ गई कि मैं क्यों ध्यान में गया था। चू यूकिन हल्के से मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। बिना किसी हिचकिचाहट के वीर प्रताप ने सुंदर स्त्री के होठों को चूम लिया और धीरे धीरे उन्हें नर्म पलंग पर लिटा दिया। हालांकि वीर प्रताप ने ध्यान समाप्त करते ही अपना ध्यान स्त्रियों की ओर कर लिया था, फिर भी वे खुद को अत्यधिक कामुक नहीं समझते थे। इतनी सारी रानियां और रखैलें थीं, उन्हें संतुष्ट करना उनका कर्तव्य था। वे इतने दिनों से उन्हें नहीं देख पाए थीं। उनके हृदय में बहुत सारी तड़प भरी हुई थी, जिसे मुक्त करने की जरूरत थी। इसलिए उनका ये कार्य विलासिता नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। शायद इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा पुरुष उनकी इस जिम्मेदारी की भावना से मुकाबला नहीं कर सकता था। वीर प्रताप ने चू यूकिन के नर्म पलंग पर 2 दिन तक प्रेम क्रीड़ा की, फिर वे सीधे ब्लैक ड्रैगन काउंटी की ओर रवाना हो गए। वहां उनकी एक और स्त्री थी जिससे वे पूरे 1 साल से नहीं मिले थे। वह निश्चित रूप से उनकी बहुत याद कर रही होगी। इसके अलावा इस साल उसने साधक सम्मेलन में वीर चांगफेंग की बहुत मदद की थी। पिता होने के नाते वीर प्रताप का फर्ज बनता था कि वे उसे ठीक से धन्यवाद दें। और धन्यवाद अगर देना ही था तो उसे सच्चे कर्म से देना चाहिए। ठीक उसी समय धुंधले अमर संप्रदाय की पिछाड़ी पहाड़ी पर बने बांस के घर में सू हानयान को अचानक ठंड लगी और वे अनायास ही चीख पड़ी। सू हानयान की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वे, जो सर्वविदिक क्षेत्र की साधिका थी, उन्हें छींक आए। उसी पल उन्होंने ठंडे स्वर में हवा से कहा, बाहर निकल आओ। सू हानयान के शब्द खत्म होते ही उनके बांस के घर के बाहर काला धुआं उठा और उस धुएं से एक आकृति बाहर निकल आए। सू संप्रदाय प्रमुख सचमुच सर्वविदिक क्षेत्र की साधिका हैं। मैं अभी आया भी नहीं कि आपने मेरी उपस्थिति भांप ली। सू हानयान ने सामने खड़े बूढ़े को देखा और ठंडी हंसी हंसी। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय प्रमुख ली ने स्वपरिवर्तन संप्रदाय के पूर्व प्रमुख को मारकर उसका स्थान हथिया लिया। असल में वे शैतानी साधक बन चुके हैं। ली शिंगहुआई ने हल्के स्वर में कहा, शैतानी साधक बन गया तो क्या हुआ? चाहे न्याय का पथ हो या पाप का, हम सब साधक हैं, सब अमृतत्व की खोज में लगे हैं। इसके अलावा वे न्याय और शैतानी साधकों के कामों में खास फर्क भी नहीं है। सू हानयान ने ठंडे स्वर में कहा, ली संप्रदाय प्रमुख, क्या आप आज मुझे यही कहने आए हैं? ली शिंगहुआई मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। आज मैं सू संप्रदाय प्रमुख के लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। सू हानयान ने ठंडेपन से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई शैतानी साधक मेरे लिए कोई अच्छी खबर ला सकता है। ली शिंगहुआई बोले, क्या होगा अगर यह खबर आपको सुम सम्राट के नियंत्रण से मुक्त कर दे? ये सुनते ही सू हानयान का मन थोड़ा डगमगा गया। ली शिंगहुआई ने उनके चेहरे का भाव तुरंत पकड़ लिया। अपनी संभालते हुए सू हानयान ने व्यंग्य से कहा, ली संप्रदाय प्रमुख, आपको मेरे और सुम सम्राट के रिश्ते की अच्छी जानकारी है। मैं उनकी स्त्री हूं। क्या आप मेरे और सम्राट के बीच फूट डालने आए हैं?
ली शिंगहुआई बोले, सु संप्रदाय प्रमुख पहले सुम सम्राट की स्त्री बनी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनकी शक्ति के सामने कमजोर थी। आप विवश थी और चूंकि उनके पास अमर नाव थी, इसलिए सिर्फ सुम सम्राट का सहारा लेकर ही आप तियानचेन संसार से बाहर निकल सकती थी। ली शिंगहुआई की नज़र में सु हानयान सच्चे मन से वीर प्रताप की नहीं थी। उन्हें मौका मिलते ही धोखा दे देंगी। ली शिंगहुआई की बातें सुनकर सु हानयान चुप हो गई। सच तो यही था कि वे मजबूरी में वीर प्रताप की स्त्री बनी थी। जब सु हानयान आगे कुछ नहीं बोली तो ली शिंगहुआई को समझ आ गया कि उनकी अटकल सही थी। वे आगे बोले, अब सुम सम्राट लंबे समय से ध्यान में हैं, निश्चित रूप से वे बुरी तरह घायल हो चुके हैं। अगर हम दोनों मिलकर चलें तो सुम सम्राट को मार सकते हैं और उनकी अमर नाव हथिया सकते हैं। फिर तियानचेन संसार से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। सु हानयान ने बेपरवाही से कहा, अगर आपको सचमुच लगता है कि सुम सम्राट घायल हैं, तो आप सीधे उनके पास क्यों नहीं जाते? मुझे क्यों भर्ती कर रहे हैं? आपकी छाया से तो लगता है कि आप पहले ही सर्वविदिक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इतनी शक्ति होने के बाद भी क्या आप एक घायल सम्राट से निपटने में डरते हैं? ली शिंगहुआई बोले, हालांकि मुझे विश्वास है कि सम्राट घायल हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनके पास कौन सा अंतिम हथियार है। अगर मैं सु संप्रदाय प्रमुख को अपने साथ ले आऊं, तो सम्राट के पास चाहे जो भी चाल हो, हम आसानी से निपट लेंगे। ली शिंगहुआई की बात सुनकर सु हानयान हंस पड़ी। ली शिंगहुआई सचमुच चालाक खेल खेल रहे थे। अगर यह बात पहले होती तो शायद वे सहमत भी हो जाती, क्योंकि वे भी वीर प्रताप की ऐसी खिलौना नहीं बनना चाहती थी। पर अब स्थिति बदल चुकी थी। वे वीर प्रताप की असली शक्ति को अच्छी तरह जानती थीं। अगर लड़ाई हुई तो वीर प्रताप की विधियां उन्हें आसानी से कुचल देंगी। बेशक यह मुख्य कारण भी नहीं था। असली वजह यह थी कि वे वीर प्रताप से प्रेम करने लगी थीं और अब उन्हें छोड़ नहीं सकती थीं। हालांकि उन्हें हमेशा लगता था कि वीर प्रताप उन्हें संकट के समय खड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं, फिर भी वे उन्हें छोड़ नहीं सकती थीं। खासकर 1 साल बाद अब उनकी तड़प इतनी तीव्र हो गई थी कि उन्हें अपनी भावनाओं का एहसास हो गया था। उनके मन में वीर प्रताप के लिए प्रेम भी था और घृणा भी, पर भले ही वे वीर प्रताप के क्रूर तरीके से नफरत करती थीं, फिर भी वे किसी शैतानी साधक के साथ मिलकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। बेशक सु हानयान ने अभी ली शिंगहुआई को साफ मना नहीं किया। उन्होंने पूछा, ली संप्रदाय प्रमुख सिर्फ मुझे ही भर्ती करने नहीं आए होंगे? ली शिंगहुआई बोले, निश्चित रूप से नहीं। ब्लैक ड्रैगन काउंटी की आधी शक्तियां पहले ही मेरे साथ हो चुकी हैं। सुम सम्राट की अमर नाव इतनी बड़ी है कि हम सबको तियानचेन संसार से बाहर ले जा सकती है। सु हानयान ने आगे पूछा, ली संप्रदाय प्रमुख कब कार्रवाई करने वाले हैं? ली शिंगहुआई बोले, जैसे ही सु संप्रदाय प्रमुख मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हो, हम इसी महीने यान काउंटी पर हमला कर सकते हैं। सु हानयान बोली, ठीक है, मैं मान जाती हूँ। सु हानयान को सहमत होते देख ली शिंगहुआई के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वे बोले, मुझे पता था कि सु संप्रदाय प्रमुख किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगी। तभी सु हानयान बोली, पर मेरी एक शर्त है। ली शिंगहुआई बोले, कहिए सु संप्रदाय प्रमुख। सु हानयान ने ठंडी सांस छोड़ी, सुम सम्राट ने मुझे बार बार अपमानित किया है, मुझे अपनी इच्छा पूरी करने का साधन समझा है। मैं बहुत दिनों से उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेचैन हूँ। इसलिए सुम सम्राट की जान लेने का अधिकार सिर्फ मुझे होना चाहिए। ली शिंगहुआई बोले, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हमारा सहयोग तय हो गया है, मैं चलता हूँ। 3 दिन बाद मैं 100 परिवर्तन संप्रदाय में बैठक बुला रहा हूँ, सु संप्रदाय प्रमुख को अवश्य आना होगा। ली शिंगहुआई की बात पूरी होते ही उनका शरीर फिर से काले धुएं में बदल गया और बांस के घर से चला गया। ली शिंगहुआई के जाते ही सु हानयान के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वे धीरे से बोली, सचमुच मूर्ख। सु हानयान की बात खत्म होते ही उनके पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, कौन मूर्ख है? सु हानयान का शरीर कांप उठा। यह आवाज बहुत परिचित थी, पर 1 साल से उन्होंने इसे नहीं सुना था। जब वे होश में आई तो तुरंत पीछे मुड़ी और देखा कि वीर प्रताप उनके बांस के घर में नर्म पलंग पर अर्ध लेटे हुए थे। सु हानयान ने पूछा, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? वे सोच रही थी कि वीर प्रताप पहले से ही आ चुके होंगे, इसलिए उन्होंने ली शिंगहुआई से हुई सारी बातें सुन ली होंगी। उस पल वे थोड़ी घबराई हुई थीं, डर थी कि वीर प्रताप उनकी बातों को सच मान लेंगे और समझेंगे कि वे सचमुच ली शिंगहुआई के साथ मिल गई हैं। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, क्या सुन लिया? मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये कहते हुए उन्होंने पूरे बांस के घर की ओर देखा और बोले, इस घर में शैतानी ऊर्जा बहुत घनी है। लगता है अभी अभी कोई बड़ा राक्षस यहाँ आया था। मैं सिर्फ 1 साल के लिए ध्यान में गया और सु संप्रदाय प्रमुख अकेलापन सहन नहीं कर पाई। एक बड़े राक्षस के साथ संबंध बना लिया। ये सुनकर मेरा दिल सचमुच ठंडा हो गया। सु हानयान जल्दी से बोली, सम्राट गलत समझ रहे हैं, मैं। सु हानयान कुछ और कह पाती, उससे पहले ही वीर प्रताप ने हाथ उठाया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्होंने सु हानयान के शरीर को ऊपर उठाया और सीधे अपनी गोद में खींच लिया। सु हानयान कुछ और समझाना चाहती थी, पर वीर प्रताप ने उन्हें मौका नहीं दिया।
उनका चेहरा क्रूर हो गया। वे बोले, सुसंप्रदाय प्रमुख, क्या आप अपनी सजा पाने के लिए तैयार हैं? सम्राट, मैं मम मम मम। सु हानयान कुछ कह पाती उससे पहले ही उनके होंठ बंद कर दिए गए। फिर बांस के घर के अंदर चीख की आवाज गूंजी। अम्मा, वीर प्रताप की गतिविधियां बेहद उग्र और प्रचंड थीं। एक पल तो सु हानयान को लगा कि यह आदमी उन्हें इसी तरह मार डालना चाहता है, पर जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि यह कमीना वीर प्रताप असल में नाराज नहीं था। वह बस एक बहाना ढूंढ रहा था ताकि उन्हें और ज्यादा सताया जा सके। जब लगने लगा कि यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, तब आखिरकार वीर प्रताप सु हानयान से बोले, सुसंप्रदाय प्रमुख, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 साल बाद भी तुम्हारा शरीर इतना मादक और सुखदायक होगा। सु हानयान ने हल्की सी फुकार भरी और मुंह फेर लिया। वे कुछ नहीं बोली। सु हानयान को थोड़ा नाराज देखकर वीर प्रताप ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टे उन्होंने अपनी तीव्रता और बढ़ा दी। इससे सु हानयान घबरा गई और जल्दी जल्दी बोली, सम्राट सम्राट, मैं गलत थी। वीर प्रताप ने तब भी पूछा, अभी अभी कौन आया था? सु हानयान ने जवाब दिया, 100 परिवर्तन संप्रदाय का ली शिंगहुआई। वीर प्रताप ने एक पल सोचा और अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए बोले, हाँ मुझे याद है वह कब से शैतानी साधक बन गया? सु हानयान बोली, लगभग 1 साल पहले, सीमा रक्षा से लौटने के बाद उसने 100 परिवर्तन संप्रदाय के प्रमुख को मार डाला और खुद संप्रदाय प्रमुख बन गया। वीर प्रताप ने आगे पूछा, अब उसकी साधना अवस्था क्या है? सु हानयान ने जवाब दिया, सर्वविधि क्षेत्र। वीर प्रताप कुछ देर सोचते रहे। इतने कम समय में सर्वविधि क्षेत्र तक पहुंचना सिर्फ शैतानी साधक बन जाने से नहीं हो सकता, इसमें और कुछ छिपा था। सब कुछ जोड़कर देखें तो लगता था कि ब्लैक ड्रैगन काउंटी की वर्तमान अशांति के पीछे यही ली शिंगहुआई था। हालांकि शायद उसके पीछे भी कोई और था। वीर प्रताप ने सु हानयान की ओर देखते हुए पूछा, वह तुमसे क्या करने आया था? वीर प्रताप अपनी स्त्रियों पर पूरा भरोसा रखते थे। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि सु हानयान ने उन्हें धोखा दिया है। पहले जो नाराजगी दिखाई थी वह तो बस मजा बढ़ाने के लिए था। सु हानयान ने जवाब दिया, उसे लगता है कि आप बुरी तरह घायल हो गए हैं और वह मुझे अपनी ओर मिलाना चाहता है। मैं इतना कहते कहते सु हानयान की आंखें ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने दोनों हाथों से वीर प्रताप की बाहें कसकर पकड़ ली। थोड़ी देर बाद सांस संभालकर वे फिर बोली, वह ब्लैक ड्रैगन काउंटी की शक्तियों के साथ मिलकर यान काउंटी पर हमला करने वाला है और फिर आपसे अमर नाव छीन लेना चाहता है। ये सुनकर वीर प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कहा था कि उसे अपनी मौत का पता नहीं। असल में उसे सचमुच कुछ पता नहीं है। सु हानयान आगे बोली, तीन दिन बाद वह 100 परिवर्तन संप्रदाय में बैठक बुला रहा है। जिन शक्तियों को उसने अपनी ओर मिलाया है वे सब शायद वहां होंगी। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर 3 दिन बाद उन्हें एक अच्छा सरप्राइज दे देते हैं। ये कहते हुए वीर प्रताप झुके और सु हानयान के लाल होठों को चूम लिया। फिर वे अपने काम में पूरी तरह जुट गए। चूंकि ली शिंगहुआई ने विद्रोह का रास्ता चुन लिया था, अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। पर वीर प्रताप को लग रहा था कि ली शिंगहुआई के पीछे भी कोई और हाथ है। ली शिंगहुआई सीमा रक्षा से लौटने के बाद शैतानी साधक बना था। वीर प्रताप को धुंधला एहसास था कि शायद जियांग संसार के शैतानी साधक घुस आए हैं। असली स्थिति क्या है, ये 3 दिन बाद पता चल जाएगा। इन 3 दिनों तक उन्होंने सु हानयान की 1 साल की तड़प को पूरी तरह शांत कर दिया। 3 दिन वीर प्रताप के साथ बिताने के बाद सु हानयान को फिर से एहसास हो गया कि वे इस आदमी के बिना अब रह नहीं सकती। इस पूरे साल उनकी इच्छाएं दबी रही थीं। साधिका होने के नाते आत्मनियंत्रण तो था, पर साधना करते समय भी उन्हें लगता था कि कुछ कमी है और मन कहीं और भटकता रहता था। वीर प्रताप के इस तरह संभालने के बाद वे बहुत अधिक चुस्त और प्रसन्न महसूस कर रही थीं। उनका मन पहले जितना उदास भी नहीं था, पर सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की थी कि उस कमीने ने तरह तरह के तरीकों से उन्हें ढाल दिया था। उन्हें सचमुच लग रहा था कि वे किसी पात्र में बदल गई हैं। जब सोचती कि वे अब पशु जैसी हो गई हैं, तो सु हानयान को गहरा शर्मिंदगी महसूस होती। वे एक साधिका थीं, फिर भी अब ऐसी बातों की लत लग गई थी। सब कुछ उस कमीने वीर प्रताप की वजह से था। अगर वे न होते तो आज भी वे ठंडी और ऊंची शीतल परी होती। 3 दिन बाद 100 परिवर्तन संप्रदाय में आज 100 परिवर्तन संप्रदाय में खलबली मची हुई थी। आसमान में दर्जन भर से ज्यादा उड़ने वाली नावें दिख रही थीं। ब्लैक ड्रैगन काउंटी की लगभग आधी शक्तियां वहां जमा हो चुकी थीं। बाहर से तो ये युवा प्रतिभाओं का सम्मेलन लग रहा था, जहां नई पीढ़ी के साधक एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। पर असल में वे द एक्सिया राजवंश पर हमला करने और वीर प्रताप को मारने की योजना बना रहे थे। उनके मन में वीर प्रताप का डर अभी भी था। हालांकि अफवाहें थीं कि वीर प्रताप बुरी तरह घायल होकर ध्यान में चले गए हैं, फिर भी उन्हें लगता था कि सम्राट के पास कुछ न कुछ चाल अवश्य होगी। घायल बाघ भी बाघ ही होता है।
इसलिए कई लोग मन में कुछ भी सोच रहे थे, पर खुलकर कुछ दिखा नहीं रहे थे। पर जब ली शिंगहुआई उनके पास आया तो उन्हें लगा कि द एक्सिया राजवंश को उखाड़ फेंकना नामुमकिन नहीं है। ली शिंगहुआई अब सर्वविदिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे और वे सीधे सम्राट से मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा ली शिंगहुआई ने कहा था कि सू हानयान भी उनके साथ आ सकती है, यानी दो सर्ववेदिक क्षेत्र के योद्धा। दो सर्ववेदिक क्षेत्र वाले निश्चित रूप से सुम सम्राट से निपट सकते थे, खासकर जब अफवाह थी कि सम्राट भी बुरी तरह घायल है। ली शिंगहुआई के उकसाने पर जल्दी ही ब्लैक ड्रैगन काउंटी की आधी शक्तियां स्वपरिवर्तन संप्रदाय के साथ हो गईं। ठीक उसी समय ली शिंगहुआई स्वपरिवर्तन संप्रदाय के साधना मैदान पर खड़े थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और वे ऊपर आसमान में उड़ रही नावों को देख रहे थे। तभी विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख और बड़े बूढ़े ली शिंगहुआई के सामने आ गए। ली संप्रदाय प्रमुख, सफलता या असफलता अब पूरी तरह आप पर निर्भर है। ली संप्रदाय प्रमुख, अगर यह कामयाब हो गया तो हम आपको अमर संधि का सर्वोच्च नेता चुनेंगे। ली संप्रदाय प्रमुख, आपने खुद सू संप्रदाय प्रमुख को आमंत्रित किया था। उनका क्या जवाब था? ली शिंगहुआई जवाब देने ही वाले थे कि दूर आसमान में एक बेहद शानदार उड़ने वाली नाव दिखाई दी। उसे देखते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। वह धुंधले अमर संप्रदाय की उड़ने वाली नाव थी। ली शिंगहुआई ने सचमुच सू हानयान को बुला लिया। इसका मतलब था कि इस बार काम बन गया। दो सर्ववेदिक क्षेत्र के योद्धाओं के साथ वे आसानी से यान काउंटी को तोड़ सकते थे। ठीक उसी पल धुंधले अमर संप्रदाय की उड़ने वाली नाव में सू हानयान के कमरे में वीर प्रताप का शैतानी हाथ सू हानयान की कमर को पकड़े हुए था और वे उन्हें उनकी तरफ शांत करने में व्यस्त थे। सू हानयान मन ही मन बहुत चिढ़ रही थी। वे स्वपरिवर्तन संप्रदाय पहुंचने वाले थे, फिर भी वीर प्रताप इस छोटी सी देरी को भी व्यर्थ नहीं जाने दे रहे थे। चलो जो भी हो, आखिर यह आदमी उनका अपना ही तो था। तभी सू हानयान के दरवाजे पर एक महिला शिष्या की आवाज आए, संप्रदाय प्रमुख, हम पहुंच गए हैं। कमरे के अंदर से आ रही आवाजें सुनकर महिला शिष्या का चेहरा लाल हो गया। हालांकि पूरे धुंधले अमर संप्रदाय को वीर प्रताप और अपने संप्रदाय प्रमुख के रिश्ते की जानकारी थी, पर आज पहली बार वे देख रही थी कि सम्राट उनकी नाव पर ही संप्रदाय प्रमुख के साथ इतनी निर्लजता से व्यवहार कर रहे हैं। उनका संप्रदाय प्रमुख सर्वविदिक क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, फिर भी सुम सम्राट के सामने वे खुद को नहीं संभाल पा रही थी। महिला शिष्या की आवाज सुनकर सू हानयान ने सिर घुमाकर वीर प्रताप की ओर देखा। सम्राट, अब हमें महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए। वीर प्रताप बोले, हम ठीक है, काम निपट जाने के बाद फिर जारी रखेंगे। ये सुनकर सू हानयान ने वीर प्रताप को घूरा और मन ही मन उन्हें कोसा। कमीने आदमी। वीर प्रताप सू हानयान की नजर की परवाह किए बिना दासी से अपना वस्त्र ठीक करवाया और फिर यिन यांग दर्पण की मदद से अपना रूप बदल लिया। इधर स्वपरिवर्तन संप्रदाय के प्रमुख और बड़े बूढ़े अभी भी उत्सुकता से धुंधले अमर संप्रदाय की उड़ने वाली नाव को देख रहे थे। जल्दी ही वह नाव स्वपरिवर्तन संप्रदाय के ऊपर आकर ठहर गई। धुंधले अमर संप्रदाय की उड़ने वाली नाव रुक गई। सू हानयान आगे आगे चल रही थी। उनके साथ वीर प्रताप और संप्रदाय के कुछ बड़े बूढ़े भी उतर रहे थे। उस समय वीर प्रताप ने अपनी सारी ऊर्जा छिपा रखी थी। कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। सब सोच रहे थे कि वे धुंधले अमर संप्रदाय के किसी बड़े बूढ़े हैं। जैसे ही सू हानयान नीचे उतरी, ली शिंगहुआई तुरंत आगे बढ़ाए। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सू संप्रदाय प्रमुख, मुझे पूरा यकीन था कि आप अवश्य आएंगी। सू हानयान ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह मेरे निजी बदले का मौका है, इसलिए मैं तो आ ही जाती। ली शिंगहुआई बोले, चूंकि सब लोग आ चुके हैं तो कृपया मेरे साथ चलिए। चूंकि गुप्त बातचीत करनी थी, इसलिए खुले मैदान में खड़े होकर चर्चा नहीं की जा सकती थी। सबको जगह बदलनी पड़ी। फिर विभिन्न बड़े संप्रदायों के प्रमुख और बड़े बूढ़े ली शिंगहुआई के पीछे पीछे स्वपरिवर्तन संप्रदाय के सभा भवन में पहुंचे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए, तब एक संप्रदाय प्रमुख ने पूछा, ली संप्रदाय प्रमुख, क्या आपको पूरा विश्वास है कि सुम सम्राट सचमुच बुरी तरह घायल हो चुके हैं? ली शिंगहुआई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले वे मुस्कुराते हुए सू हानयान की ओर देखा और फिर बोले, ये सवाल तो सू संप्रदाय प्रमुख से पूछना चाहिए। सू संप्रदाय प्रमुख पहले सुम सम्राट के साथ मिलकर दूसरे संसार के आक्रमणकारियों का सामना कर चुकी हैं। अगर सम्राट घायल हुए हों तो उसी समय हुए होंगे। ली शिंगहुआई की बात खत्म होते ही सारी निगाहें सू हानयान की ओर घूम गईं। सू हानयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ली संप्रदाय प्रमुख की अटकल गलत नहीं है। उस दिन आक्रमणकारियों ने सुम सम्राट पर प्रहार किया था, पर वे कितने गंभीर रूप से घायल हुए यह मैं नहीं जानती। सू हानयान के मुंह से यह बात सुनकर उपस्थित सभी लोगों को और ज्यादा यकीन हो गया कि सुम सम्राट गंभीर चोट के कारण ही ध्यान में चले गए हैं। अब जबकि सम्राट पहले से ही घायल थे तो यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका था। ली शिंगहुआई आगे बोले, सम्राट के पास चाहे जितनी भी चालें हों, घायल अवस्था में दो सर्वविदिक क्षेत्र के साधकों के सामने वे टिक नहीं सकते। हालांकि मुझे पता चला है कि यान काउंटी में एक बड़ा सुरक्षा चक्र है, जिसे तोड़ना थोड़ा कठिन हो सकता है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी शक्ति लगाकर उस चक्र को तोड़ने में मदद करें। हालांकि ली शिंगहुआई अब वीर प्रताप को खास खतरा नहीं मान रहे थे, फिर भी यान काउंटी के सुरक्षा चक्र की उन्हें थोड़ी चिंता थी। वे चाहते थे कि ये सब संप्रदाय प्रमुख पहले उसकी ताकत आजमा कर देख ले। ली शिंगहुआई की बात सुनते ही सबने सहमति जताई। चिंता मत कीजिए ली संप्रदाय प्रमुख, सुम सम्राट हम सबका साझा दुश्मन है, हम पूरी शक्ति लगाएंगे। ली संप्रदाय प्रमुख, जब भी यान काउंटी पर हमला करने का समय आए बस एक इशारा कीजिए। ली संप्रदाय प्रमुख, हम द एक्सियर राजवंश की जातियों से तंग आ चुके हैं, हम आपके साथ हैं। सबकी बातें सुनकर वीर प्रताप के होठों पर हल्की हंसी आ गई। उन्होंने एक बार फिर ली शिंगहुआई की शैतानी ऊर्जा को महसूस किया। ली शिंगहुआई की शैतानी ऊर्जा कुछ अलग थी, साधारण शैतानी ऊर्जा जैसी नहीं बल्कि स्वर्गीय राक्षस की शक्ति जैसी लग रही थी। इससे साफ लग रहा था कि ली शिंगहुआई के पीछे कोई स्वर्गीय राक्षस है। क्या जियांग संसार में बंद स्वर्गीय राक्षस की छाया सीमा दीवार की रक्षा करते समय ली शिंगहुआई पर पड़ी और वे शैतानी साधक बन गए। पर चाहे स्वर्गीय राक्षस हो या कोई और, वीर प्रताप के सामने कोई भी शैतानी ताकत टिक नहीं सकती थी। उनके पास पवित्र कवच था जिससे वे सीधे सर्वविधि क्षेत्र की शक्ति रखते थे। भले ही कवच न हो, सिर्फ राक्षस निवारक झंडे और राक्षस दफन मंत्र से भी वे ली शिंगहुआई को आसानी से समाप्त कर सकते थे। फिर भी वीर प्रताप ने अभी कुछ करने का इरादा नहीं किया। वे ली शिंगहुआई से और ज्यादा जानकारी निकालना चाहते थे। तभी ली शिंगहुआई ने सू हानियान के पास बैठे वीर प्रताप को हंसते देख लिया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या बात है, इस साथी साधक को हंसी क्यों आ रही है? ली शिंगहुआई की बात सुनते ही सभा भवन में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें वीर प्रताप की ओर घूम गईं। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, मुझे बस इतना अजीब लगा कि हम बिना पूरी जानकारी के ही सुम सम्राट को मरा हुआ समझ रहे हैं। ये तो खुद को दिलासा देने जैसा है, इसलिए हंस पड़ा। ये सुनते ही सभा भवन में हलचल मच गई। इसका मतलब क्या है? सुम सम्राट के प्रति इतना पक्षपात? क्या ये व्यक्ति सम्राट का गुप्तचर है? सु संप्रदाय प्रमुख, क्या ऐसा व्यक्ति आपके धुंधले अमर संप्रदाय का बड़ा बूढ़ा बन सकता है? काफी देर तक शोर होने के बाद सभा भवन में थोड़ी शांति आई। ली शिंगहुआई ने वीर प्रताप को घूर कर देखा। इस युवा बड़े बूढ़े से उन्हें बहुत खतरनाक एहसास हो रहा था। उन्हें पहले कभी ध्यान नहीं गया था कि धुंधले अमर संप्रदाय में ऐसा खतरनाक व्यक्ति भी है। भौहें सिकोड़कर ली शिंगहुआई बोले, साथी साधक, क्या आपका मतलब है कि हमारी मौजूदा शक्ति से भी हम सुम सम्राट का सामना नहीं कर सकते? वीर प्रताप ने सीधे जवाब दिया, हाँ, जब तक ली संप्रदाय प्रमुख के पास कोई खास उपाय न हो, वरना सिर्फ सर्वविधि क्षेत्र की शक्ति लेकर हम सुम सम्राट से नहीं जीत सकते। सुम सम्राट अकेले दूसरे संसार के आक्रमणकारियों को रोक सकते हैं। भले ही वे घायल हो, फिर भी साधारण सर्वविधि क्षेत्र के साधक उन्हें नहीं हरा सकते। वीर प्रताप की बात खत्म होते ही सू हानियान बोली, ली संप्रदाय प्रमुख, मुझे लगता है कि एल्डरचेन की बात में कुछ सच्चाई है। उस दिन मैंने खुद सुम सम्राट को लड़ते देखा था। उनकी शक्ति दिव्य रूपांतरण क्षेत्र के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर हमारे पास कोई खास तैयारी न हो तो शायद हम सचमुच उनसे नहीं जीत सकते। सू हानियान को इस तरह बोलते देखकर सभा में बैठे लोगों के मन में फिर से शंका पैदा हो गई। दिव्य रूपांतरण क्षेत्र, अगर सुम सम्राट की शक्ति वाकई उस स्तर की है तो फिर छोड़ ही देना बेहतर होगा। घायल दिव्य रूपांतरण क्षेत्र का साधक भी दो सर्वविधि क्षेत्र वालों के बस का नहीं होता, उस पर अगर सम्राट के पास और भी चालें हो तो बात ही क्या। सभा में लोग डगमगाते देख ली शिंगहुआई ने अचानक अपने शरीर से शैतानी ऊर्जा छोड़ दी। पूरी सभा भवन में भयानक दबाव फैल गया। ली शिंगहुआई जोर से हंसते हुए बोले, हा, दिव्य रूपांतरण क्षेत्र का साधक हो तो क्या हुआ? ली शिंगहुआई की भयंकर शैतानी ऊर्जा को महसूस करके सब संप्रदाय प्रमुख और बड़े बूढ़े स्तब्ध रह गए। उन्हें पता था कि ली शिंगहुआई शैतानी साधक बन चुके हैं, पर इतनी घनी और भयावह शैतानी ऊर्जा की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। ये साधारण शैतानी ऊर्जा नहीं थी। ली शिंगहुआई की शैतानी ऊर्जा सबके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को दबा रही थी। ये स्पष्ट रूप से स्वर्गीय राक्षस की शैतानी ऊर्जा थी। जब सबको एहसास हुआ कि ली शिंगहुआई स्वर्गीय राक्षस के साथ हैं, तो सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया। ली शिंगहुआई आगे बोले, क्या तुम सचमुच समझते हो कि मैं बिना किसी तैयारी के सुम सम्राट पर हमला करने आया हूं? मेरे पीछे एक स्वर्गीय राक्षस खड़ा है। स्वर्गीय राक्षस की शक्ति के सामने अगर सुम सम्राट सचमुच दिव्य रूपांतरण क्षेत्र के साधक भी हों तो भी वे अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पाएंगे। अब भी क्या किसी को शंका है कि मैं सुम सम्राट से नहीं जीत सकता? ये कहते हुए ली शिंगहुआई की लाल आंखें सब पर घूम गईं। जैसे कोई पीछे हटने की हिम्मत करे तो वे तुरंत उसे मार डालेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। स्वर्गीय राक्षस साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर ली शिंगहुआई पहले ही राक्षस से प्रभावित हो चुके हैं तो शायद नाराज होने पर वे इन्हें भी अपना भोजन बना लें। पूरी सभा में भारी सन्नाटा छाया रहा। काफी देर बाद फिर से एक आवाज ने शांति तोड़ी, स्वर्गीय राक्षस, ली संप्रदाय प्रमुख हमसे मजाक तो नहीं कर रहे?
तियानचेन संसार में स्वर्गीय राक्षस कहां से आ गया? ली शिंगहुआई की नजर तुरंत वीर प्रताप की ओर घूम गई। जब उन्हें पता चला कि फिर वही व्यक्ति उनके सामने आ रहा है तो उनके मन में हत्या की इच्छा और तेज हो गई। वे ठंडे स्वर में बोले, चूंकि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें स्वर्गीय राक्षस की शक्ति दिखाता हूं। ली शिंगहुआई के शब्द खत्म होते ही उनकी शैतानी ऊर्जा वीर प्रताप की ओर झपटी, जैसे उन्हें मार डालने के लिए बेताब हो। पर वीर प्रताप के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। वे चुपचाप अपनी जगह बैठे रहे और उस शैतानी ऊर्जा के आने का इंतजार करने लगे। जब दूसरे संप्रदायों के लोग सोच रहे थे कि अब यह व्यक्ति मारा गया, तभी ली शिंगहुआई की शैतानी ऊर्जा अचानक रुक गई। वो वीर प्रताप के पास नहीं पहुंच पाए। यह अपनी शैतानी ऊर्जा को वीर प्रताप के सामने रुकी हुई देख ली शिंगहुआई पूरी तरह हैरान रह गए। यह क्या हो रहा है? मेरी शैतानी ऊर्जा इस व्यक्ति को क्यों नहीं छू पा रही? सभा में बैठे सभी लोग भी सन्न रह गए। स्पष्ट था कि ली शिंगहुआई ने मारने की पूरी कोशिश की थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी ऊर्जा सामने रुक गई थी। इसका मतलब था कि इस व्यक्ति ने कोई उपाय कर रखा है। क्या धुंधले अमर संप्रदाय में ऐसा कोई है जो शैतानी ऊर्जा के भ्रष्ट प्रभाव को रोक सकता है? इस पर ली शिंगहुआई के मन में और ज्यादा बेचैनी फैल गई। खतरे का एहसास बढ़ता जा रहा था। चेहरा काला कर उन्होंने गरज कर पूछा, तुम कौन हो? वीर प्रताप ने उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उल्टे उन्होंने सु हानयान की ओर देखकर पूछा, सु संप्रदाय प्रमुख, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी स्वर्गीय राक्षस शक्ति कहां से आई है? तियानचेन संसार में तो कोई स्वर्गीय राक्षस है नहीं। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? वीर प्रताप के अविश्वास को देख ली शिंगहुआई ने ठंडी हंसी हंसी और बोले, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरे अंदर की स्वर्गीय राक्षस शक्ति तियानचेन संसार से आई है। वीर प्रताप ने बेपरवाही से कहा, अगर तियानचेन संसार से नहीं आई तो निश्चित रूप से पड़ोसी जियांग संसार से आई होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली संप्रदाय प्रमुख जियांग संसार के शत्रुओं से मिले हुए हैं। ये सुनकर ली शिंगहुआई का दिल धड़क उठा। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, आखिर तुम हो कौन? बोलते हुए उनके चारों ओर शैतानी ऊर्जा और जोर से उठने लगी। दबाव इतना भारी था कि सभा में बैठे साधक सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करने लगे। ली शिंगहुआई की इस तीव्र प्रतिक्रिया को देख वीर प्रताप ने अब नाटक करना छोड़ दिया। उनकी प्रतिक्रिया से साफ हो गया था कि शैतानी ऊर्जा जियांग संसार से आई है। जब स्वर्गीय राक्षस के जियांग संसार में होने की पुष्टि हो गई, तब ली शिंगहुआई अब उनके लिए बेकार हो चुके थे। वीर प्रताप ने यिन यांग दर्पण को सक्रिय किया और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। जैसे ही वीर प्रताप का चेहरा सामने आया, सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। सुन सम्राट, ये सुन सम्राट हैं। बुरा हुआ, हम धोखा खा गए। सम्राट यहाँ आ गए। वीर प्रताप को पहचानते ही ली शिंगहुआई पहले तो एक पल के लिए रुक गए, फिर जोर से हंस पड़े। मैं तुम्हें कुछ और समय तक जिंदा रखना चाहता था, पर तुम खुद ही मेरे पास चले आए। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम सचमुच समझते हो कि पीछे स्वर्गीय राक्षस का सहारा होने से तुम मेरे योग्य हो गए? ली संप्रदाय प्रमुख ली शिंगहुआई ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूं या नहीं, ये लड़ाई लड़कर ही पता चलेगा। ये कहते हुए ली शिंगहुआई ने तुरंत अपनी शैतानी ऊर्जा को वीर प्रताप पर छोड़ दिया। वीर प्रताप अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सीधे राक्षस निवारक झंडा निकाल लिया। जैसे ही राक्षस निवारक झंडा सामने आया, पूरी सभा भवन में फैली शैतानी ऊर्जा तुरंत साफ हो गई। झंडे की सुनहरी रोशनी ली शिंगहुआई पर पड़ते ही उनके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। अब ली शिंगहुआई को समझ आ गया कि वीर प्रताप इतने निडर होकर क्यों उनके सामने आए थे। उनके पास शैतानी ऊर्जा को रोकने वाला खजाना था। तब ली शिंगहुआई ने सभा में बैठे सभी लोगों से कहा, सुन सम्राट यहाँ आ गए हैं, सब मिलकर इन्हें पकड़ लो। ली शिंगहुआई के शब्द खत्म होते ही सु हानयान और धुंधले अमर संप्रदाय के बड़े बूढ़े तुरंत खड़े हो गए। फिर सु हानयान ने सीधे सभा में बैठे संप्रदाय प्रमुखों और बड़े बूढ़ों पर हमला कर दिया। सु हानयान ने भावहीन चेहरे से कहा, सज्जनों, मुझे खेद है, मैंने आपको निराश कर दिया। मैं सुन सम्राट की स्त्री हूं। उनके साथ धोखा करना मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। सुन सम्राट खुद सर्वविदिक क्षेत्र की शक्ति रखते थे और अब सु हानयान जैसी दूसरी सर्वविदिक क्षेत्र की शक्तिशाली स्त्री भी उनके साथ थी। ऊपर से ली शिंगहुआई सम्राट के झंडे से दबे हुए थे। अब उनकी जीत की कोई संभावना ही नहीं बची थी। पल भर में सब लोग भागने लगे। सु हानयान उन्हें भागने का मौका देने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत ब्रह्म कोहरा छाया विधि चला दी। एक पल में पूरी सभा भवन बैंगनी कोहरे से भर गई। फिर सु हानयान ने तूषा शुरू कर दिया। जल्दी ही सभा में कई साधक मारे गए। ये देख ली शिंगहुआई ने तुरंत स्वर्गीय राक्षस शक्ति को जगाया और ठंडे स्वर में बोले, मुझे नहीं लगता कि तुम स्वर्गीय राक्षस शक्ति को पूरी तरह रोक सकते हो। ये कहते हुए ली शिंगहुआई के पीछे दो काली धुंधली हाथ निकले और सीधे वीर प्रताप की ओर बढ़े। वीर प्रताप ने तुरंत राक्षस दफन मंत्र सक्रिय किया और फिर से राक्षस निवारक झंडे को उत्तेजित किया। झंडे से चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और स्वर्गीय राक्षस शक्ति से बने वे हाथ रोशनी से टकराते ही टूट गए।
ये दृश्य देख ली शिंगहुआई के चेहरे पर आतंक छा गया। नहीं, यह असंभव है। ये स्वर्गीय राक्षस शक्ति है। कोई साधक स्वर्गीय राक्षस शक्ति को पूरी तरह कैसे रोक सकता है? स्वर्गीय राक्षस सभी साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके सामने ज्यादातर साधक भाग ही खड़े होते थे। भले ही कमजोर स्वर्गीय राक्षस हो, तब भी वे उसे सिर्फ कुछ सुरक्षा चक्रों से सील कर सकते थे। ली शिंगहुआई ने सोचा था कि स्वर्गीय राक्षस के साथ मिलकर और उसकी शक्ति पाकर तियानचेन संसार में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुम सम्राट स्वर्गीय राक्षस शक्ति को भी रोक सकते हैं। क्या शैतानी ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा को दबाती नहीं है? क्या साधक स्वर्गीय राक्षस के लिए सिर्फ भोजन नहीं है? फिर वीर प्रताप पर उनकी शैतानी ऊर्जा का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? भले ही वीर प्रताप के पास शैतानी ऊर्जा रोकने वाले खजाने हों, फिर भी स्वर्गीय राक्षस शक्ति को पूरी तरह रोकना नामुमकिन था। अब जब उन्हें लगा कि वे बच नहीं पाएंगे, तो ली शिंगहुआई ने अपने अंदर की स्वर्गीय राक्षस शक्ति को फिर से जगाया और चीख कर बोले, महान स्वर्गीय राक्षस, मुझे बचा लो। ली शिंगहुआई के शब्द खत्म होते ही आसमान से अचानक एक काला धुआं नीचे आया। उसने सभा भवन की छत को भेदकर ली शिंगहुआई के शरीर में घुस गया। वीर प्रताप ने उस काले धुएं के कारण अपना हमला नहीं रोका। उन्होंने फिर से राक्षस निवारक झंडे को उत्तेजित किया, फिर सिस्टम स्थान से हत्यारा भाला निकाला और छाया स्थानांतरण से ली शिंगहुआई के पीछे पहुंच गए। ली शिंगहुआई ने जल्दी से मुड़कर ताली मारी, पर उनकी छोड़ी शैतानी ऊर्जा वीर प्रताप को छूने से पहले ही गायब हो गई। वीर प्रताप ने भाले को आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही ली शिंगहुआई के शरीर को भेद दिया। ली शिंगहुआई की छाती से शैतानी ऊर्जा बाढ़ की तरह फूट पड़ी। वह ऊर्जा जैसे होश में हो, सीधे आसमान की ओर उड़ने लगी, जैसे भागना चाह रही हो। ये देख वीर प्रताप हंस पड़े। इतनी दूर से आया है, अब भागना चाहता है। फिर वीर प्रताप ने एक बार फिर राक्षस निवारक झंडे को सक्रिय किया। झंडे से अनगिनत बैंगनी प्रकाश की लहरें निकली। जैसे ही वे लहरें काली शैतानी ऊर्जा से टकराईं, वो ऊर्जा शुद्ध होकर वाष्प बन गई और क्षण भर में गायब हो गई। वीर प्रताप ने हत्यारा भाला ली शिंगहुआई के शरीर से निकाला। ली शिंगहुआई की आंखें फैली रह गईं और उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मरते वक्त भी उनकी आंखों में अन्ना भाव था। उस समय विभिन्न संप्रदायों के बड़े बूढ़े चीख चीख कर समर्पण करने लगे, पर वीर प्रताप ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। चूंकि उन्हें उदाहरण बनाना था, इसलिए दया दिखाने का कोई मतलब नहीं था। अगर हर बार ध्यान में जाने पर कोई न कोई विद्रोह कर दे, तो ये बहुत परेशानी की बात होगी। डर पैदा करने के लिए जिन्होंने विद्रोह करने की सोची थी, उनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं था। जल्दी ही विद्रोह करने वाली उन शक्तियों को वीर प्रताप और सु हान्यान ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। पर मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी सिर्फ उनके प्रमुख और बड़े बूढ़े मारे गए थे, यानी सिर्फ ऊपरी स्तर। वीर प्रताप ने फिर आज्ञा दी कि 10,000 अमर संप्रदाय उन सभी शक्तियों को पूरी तरह मिटा दे जो विद्रोह में शामिल थीं। वीर प्रताप ने विद्रोही शक्तियों का सफाया कर दिया था। ब्लैक ड्रैगन काउंटी की आधी शक्तियों के नष्ट होने की खबर तेजी से पूरे काउंटी में फैल गई। जिन साधकों ने सुना कि ली शिंगहुआई और विद्रोह करने वालों को सुम सम्राट ने पूरी तरह मिटा दिया, वे राहत की सांस लेने लगे। सबसे बड़ी राहत उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने अफवाहों पर यकीन नहीं किया और सुम सम्राट के गंभीर रूप से घायल होने की खबर को सच नहीं माना। और भी बड़ी राहत इस बात की थी कि उन्होंने ली शिंगहुआई का निमंत्रण स्वीकार कर विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब साधकों को शक होने लगा था कि सुम सम्राट ने जानबूझकर ध्यान किया और किसी को अपनी चोट की अफवाह फैलाने दी। असल मकसद था उन बेचैन और महत्वाकांक्षी शक्तियों को बाहर निकालना। विद्रोही शक्तियों का सफाया हो जाने के बाद बची हुई शक्तियां अब बेहद आज्ञाकारी हो गईं। वीर प्रताप की प्रतिष्ठा एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। द एक्सिया राजवंश की सेना में और ज्यादा साधक शामिल होने लगे। जब सब कुछ शांत हो गया, तब वीर प्रताप एक बार फिर तियानचेन संसार और जियांग संसार के बीच वाले टूटे हुए स्थान दरार पर पहुंचे। अब पवित्र कठपुतली विधि दूसरी अवस्था तक पहुंच चुकी थी। वे कठपुतली को और दूर तक नियंत्रित कर सकते थे। उम्मीद थी कि अब दूरी की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। टूटी हुई स्थान दरार पर पहुंचते ही वीर प्रताप ने अपनी कठपुतली को जियांग संसार में भेज दिया। कठपुतली उसी जगह प्रकट हुई जहां पिछली बार गई थी। वीर प्रताप ने कठपुतली के माध्यम से चारों ओर देखा। इस बार कठपुतली की जांच क्षमता बहुत बढ़ गई थी। तुरंत उन्हें शैतानी ऊर्जा का पता चल गया, जो बेहद घनी और भारी थी। जियांग संसार की उस विशाल पहाड़ी के नीचे बहुत संभव था कि कोई स्वर्गीय राक्षस बंद हो। बेशक अभी यह सिर्फ अनुमान था। असल में क्या है, ये जानने के लिए खुद उस संसार में जाना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि वह स्वर्गीय राक्षस है या कोई बड़ा राक्षस जो स्वर्गीय राक्षस से प्रभावित हो चुका है। चाहे स्वर्गीय राक्षस हो या शैतानी साधक, ये स्थिति तियानचेन संसार के लिए थोड़ी फायदेमंद भी थी। जियांग संसार के लोग उस विशाल पहाड़ी में आसानी से नहीं घुस पाते थे, इसलिए वे दरार के रास्ते इस संसार में नहीं आ सकते थे। पर पहाड़ी के नीचे जो कुछ बंद था, वह कभी कभी शैतानी ऊर्जा तियानचेन संसार में छोड़ देता था, जिससे कुछ साधक शैतानी साधक बन जाते थे। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
थोड़ी देर सोचने के बाद वीर प्रताप ने कठपुतली को पहाड़ी के दूसरी ओर उड़ने का आदेश दिया। इधर पहाड़ी की गहराई में एक विशाल महल था। महल की गहराइयों में अचानक काले धुएं के बीच दो खूनी लाल आंखें प्रकट हुई। ऊपर उड़ती हुई वस्तु को महसूस करते ही स्वर्गीय राक्षस जोर से हंस पड़ा। 1000 साल बाद आखिरकार भोजन खुद मेरे द्वार पर आ गया। अब मैं खूब तृप्त हो सकूंगा। ये कहते ही स्वर्गीय राक्षस ने शैतानी ऊर्जा छोड़ दी, जो सील वाले क्षेत्र के ऊपर उड़ रही वस्तु को नीचे खींचने की कोशिश करने लगी। पर जैसे ही उसकी शैतानी ऊर्जा कठपुतली को छुई, वह अपने आप गायब हो गई। उसे वस्तु को पकड़ने में बिल्कुल सफलता नहीं मिली। स्वर्गीय राक्षस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है? मैं इसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा? उसकी नजर में आसमान में उड़ रही वस्तु स्पष्ट रूप से एक साधक थी। सामान्यतः उसकी शैतानी ऊर्जा छूते ही कोई भी साधक भ्रष्ट हो जाता और बिना किसी प्रयास के नीचे गिर पड़ता। पर अब न सिर्फ वह साधक गिरा नहीं, बल्कि सील वाले क्षेत्र की बाहरी ओर बेखबर उड़ता जा रहा था। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उस साधक की उड़ान की गति देखते हुए जल्दी ही वह सील वाले क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। स्वर्गीय राक्षस ने और ज्यादा शैतानी ऊर्जा छोड़ी, इस बार और ताकत लगाकर वीर प्रताप की कठपुतली को आसमान से नीचे खींचने की कोशिश की। पर नतीजा पहले जैसा ही रहा। कुछ नहीं हुआ। वह मानव साधक दूर उड़ता जा रहा था। उसी पल त्यानचैन संसार में बैठे वीर प्रताप को भी कठपुतली के माध्यम से भारी मात्रा में शैतानी ऊर्जा के आने का एहसास हुआ। उन्होंने कठपुतली की आंखों से नीचे वाली पहाड़ी की ओर देखा। उस समय पहाड़ी के जंगल से ढेर सारा काला धुआं निकल रहा था। स्पष्ट था कि यह स्वर्गीय राक्षस की शक्ति थी। वह धुआं मानव हाथों का रूप धारण कर कठपुतली को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। यह देख वीर प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है पहाड़ी के नीचे बंद चीज समझ रही है कि ऊपर उड़ रही वस्तु कोई साधक है, इसलिए उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से कठपुतली में भी राक्षस दफन मंत्र की आधी शक्ति समाई हुई थी। बिना राक्षस निवारक झंडे के भी सिर्फ राक्षस दफन मंत्र के सहारे ही वह शैतानी ऊर्जा कठपुतली के पास नहीं आ सकती थी। वीर प्रताप ने उन शैतानी हाथों की परवाह नहीं की और सील वाले क्षेत्र से बाहर उड़ते गए। जब स्वर्गीय राक्षस ने देखा कि आसमान का साधक बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, तो वह बेहद उत्तेजित हो गया। क्यों? मेरी शैतानी ऊर्जा उस मानव साधक को क्यों नहीं प्रभावित कर पा रही? उसके उत्तेजित होने से पूरा पहाड़ हिलने लगा, जिसका असर सील वाले क्षेत्र के बाहर वाले मनुष्यों पर भी पड़ने लगा। जल्दी ही वीर प्रताप सील वाले क्षेत्र से बाहर निकल गए। बाहर एक मानव नगर था। नगर बड़ा नहीं था, पर उसकी दीवारें पहाड़ के साथ साथ बनी हुई थीं, ठीक पृथ्वी की महान दीवार की तरह। स्पष्ट था कि जियांग संसार के लोग सील वाले क्षेत्र के अंदर शैतानी चीजों के अस्तित्व से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ये रक्षात्मक दीवार बनाई थी। इस संसार के साधकों का शक न जगाने के लिए वीर प्रताप ने आसमान से नीचे उतरकर पैदल नगर की ओर बढ़ना शुरू किया। नगर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही अचानक एक स्त्री उनके सामने आकर रास्ता रोक गई। स्त्री गुलाबी बादल जैसी पोशाक पहने हुए थी। उसका शरीर लचीला और सुंदर था, जैसे हवा में हल्के से झूमता कोई नाजुक फूल। उसके चेहरे की सुंदरता चांद जैसी थी। भौहें और आंखें ठंडी चमक बिखेर रही थीं, ठीक पहाड़ की बर्फ और बर्फीले तूफान की तरह शुद्ध और अछूती। उसके बाल झरने की तरह लहराते हुए गिरे थे, काले और चमकदार, हर लट में जीवन की ऊर्जा झलक रही थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे रात के आकाश में सबसे चमकीले तारे बुद्धिमत्ता की रोशनी से जगमगा रही थीं। उसके होंठ लाल और कोमल थे, हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए, आकर्षण से भरे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, चिकनी और नाजुक थी, जैसे प्रकृति का सबसे परफेक्ट नमूना। उस पल कठपुतली वीर प्रताप ने स्त्री के हाथ में पकड़ी आध्यात्मिक तलवार पर नजर डाली। साफ था कि यह स्त्री भी एक साधिका है। फिर वीर प्रताप ने अपने सिस्टम से उस स्त्री की पहचान जांच ली। नाम GQU। पहचान जियांग संसार के महान चू राजवंश की ब्लैक मून सिटी की नगर प्रमुख। उम्र 900 वर्ष। जन्म क्षेत्र की शक्ति, वह तुम्हारी पहचान को लेकर बहुत उत्सुक है। जानना चाहती है कि इस समय तुम ब्लैक मून सिटी में आने की हिम्मत कैसे कर सके। स्कोर 96। अनुराग 30। GQU ने भावहीन चेहरे से पूछा, तुम कौन हो? वीर प्रताप ने शांत स्वर में जवाब दिया, एक पुरुष। ये सुनकर GQU ने उन्हें निराशा भरी नजर से देखा, जैसे ये बहुत बेवकूफी भरा जवाब हो। चूंकि वीर प्रताप को इस संसार की स्थिति का पता नहीं था और वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोले, मुझे लगा कि पहाड़ की गहराई में शैतानी ऊर्जा और घनी हो रही है, इसलिए मैं देखने आया कि यहाँ हालात कैसे हैं। अगर यहाँ की स्थिति खराब लगी तो शायद मुझे महान चू राजवंश छोड़ने का विचार करना पड़े। ये सुनकर GQU ने मन ही मन सोचा, तो ये सील वाले क्षेत्र की स्थिति जांचने आया है। फिर उन्होंने व्यंग्य से कहा, एक और मौत से डरने वाला। वीर प्रताप के जवाब को सुनकर GQU का मन तुरंत बदल गया। उन्होंने उन्हें कायर समझ लिया। शुरू में उन्हें लगा था कि यह पुरुष आज रात होने वाले शैतानी ज्वार की खबर जानकर खास तौर पर कालीचांद नगर की मदद करने आया है।
उनके मन में थोड़ी खुशी भी जागी थी, पर अब इस आदमी के प्रति उनकी कोई अच्छी भावना नहीं बची। जी क्यू मुड़कर नगर द्वार की ओर बढ़ गई और चलते चलते बोली, आज रात शैतानी ज्वार आने वाला है, तुम जैसे डरपोक तो भाग जाओ। शैतानी ज्वार शब्द सुनकर वीर प्रताप ने उत्सुकता से पूछा, शैतानी ज्वार क्या होता है? यह वीर प्रताप का ये सवाल सुनकर जी क्यू एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने सिर घुमाकर उन्हें अविश्वास भरी नजर से देखा। क्या इस युग में भी कोई ऐसा है जो शैतानी ज्वार नहीं जानता? जी क्यू ने पूछा, तुम्हें शैतानी ज्वार का भी पता नहीं? शायद जियाग संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो शैतानी ज्वार न जानता हो। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, मैं ज्यादातर समय ध्यान में ही रहता हूं। कई दशक पहले साधना में विकार आ गया था, जिससे मेरी दिव्यात्मा घायल हो गई और बहुत सारी यादें चली गईं। इसलिए कई बातें भूल गया हूं। जी क्यू ने उनकी बात पर ज्यादा शक नहीं किया। साधकों में साधना विकार से यादें खो जाना कोई नई बात नहीं। वे बोली, कुछ समय बाद राक्षस सील निषिद्ध क्षेत्र से राक्षस बाहर निकलकर मानव नगरों पर हमला करते हैं। उसी को हम शैतानी ज्वार कहते हैं। शैतानी ज्वार समझा देने के बाद जी क्यू फिर मुड़कर नगर द्वार की ओर बढ़ गई। वीर प्रताप तेजी से उनके पीछे हो लिए और आगे पूछा, क्या राक्षस सील निषिद्ध क्षेत्र के अंदर अभी भी राक्षस हैं? वीर प्रताप अभी अभी उस क्षेत्र से आए थे और वहां किसी राक्षस का एहसास नहीं हुआ था, इसलिए वे जानना चाहते थे कि ये राक्षस कहां से आते हैं। जी क्यू अधीर होकर बोली, अगर वहां राक्षस नहीं है तो और कहां से आएंगे? वीर प्रताप ने फिर पूछा, उन राक्षसों की शक्ति कितनी है? जी क्यू अब साफ नाराज दिख रही थी। वे बोली, अगर उनकी शक्ति जाननी है तो आज रात यहीं रुककर खुद देख लो ना। वीर प्रताप बोले, ठीक है, मैं आज रात यहीं रुककर देखता हूं। उन्हें रुकने की इच्छा देख जी क्यू एक पल के लिए चौंक गईं। उन्होंने सिर घुमाकर उन्हें फिर से ध्यान से देखा। अपनी इंद्रियों से अनुमान लगाया कि यह पुरुष कम से कम जन्म क्षेत्र की शक्ति रखता है। अगर यह रुककर शैतानी ज्वार का सामना करने में मदद करे तो आज रात उनका काम थोड़ा आसान हो सकता है। जी क्यू ने पूछा, क्या तुम सचमुच रुकना चाहते हो? आज राक्षस सील निषिद्ध क्षेत्र में शैतानी ऊर्जा फिर से उफान पर है, इसलिए आज रात का शैतानी ज्वार सामान्य से कहीं ज्यादा भयंकर हो सकता है। वीर प्रताप बोले, हाँ, मैं रुककर देखूंगा कि क्या होता है। जी क्यू फिर मुड़कर नगर के अंदर चली गईं और चलते चलते बोली, आशा है आज रात तुम्हें पछतावा नहीं होगा। आखिर उन्होंने इस पुरुष को चेतावनी दे दी थी। अगर वह जिद करके रुकना चाहता है तो जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं। कठपुतली वीर प्रताप भी जी क्यू के पीछे पीछे काली चांद नगर में घुस गए। नगर के अंदर माहौल बेहद उदास और सूना था। सड़कों पर बहुत कम लोग दिख रहे थे और ज्यादातर साधक थे, पर उनकी शक्ति ज्यादातर आकाशीय मानव क्षेत्र के आसपास ही थी। जियाग संसार एक साधना संसार होने के बावजूद वहां जन्म क्षेत्र का साधक नगर प्रमुख बन रहा था। इससे साफ था कि इस संसार के साधकों की शक्ति वाकई बहुत ज्यादा नहीं थी। नगर में घुसते ही महान चू राजवंश के सैनिकों का एक दल जी क्यू की ओर बढ़ा आया। नगर प्रमुख, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी क्यू ने सिर हिलाया और बोली, तुरंत राक्षस सील निषिद्ध क्षेत्र में शैतानी ऊर्जा के उफान की खबर सम्राट को भेज दो और उनसे ज्यादा सैनिक भेजने को कहो। जी, नगर प्रमुख। सैनिकों के चले जाने के बाद जी क्यू नगर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ी। जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे कहीं जाती, वो पुरुष उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। उन्होंने मुड़कर वीर प्रताप की ओर देखा, तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? वीर प्रताप बोले, मुझे काली चांद नगर की जानकारी नहीं है, तो मैं और किसके पीछे चलूं? जी क्यू को पूरी तरह से निरुत्तर महसूस हुआ। यह आदमी कहां से आ गया है और क्यों हर बात में थोड़ा अजीब लगता है? वे उनके लिए कोई नहीं है, फिर भी क्यों उनके पीछे लगा हुआ है? इसके अलावा काली चांद नगर से उसकी अनजानपन का उनसे क्या लेना देना? वे नगर प्रमुख हैं और इस आदमी को घुमाने का समय उनके पास नहीं है। तभी जी क्यू को याद आया, इस आदमी ने कहा था कि उसे साधना विकार आया था, जिससे कुछ यादें खो गई हैं। इससे उन्हें लगा कि शायद इसकी दिव्यात्मा को नुकसान पहुंचा है, इसलिए इसका व्यवहार अजीब है। ये सोचकर जी क्यू का लहजा थोड़ा नर्म हो गया। वे बोली, मैं काली चांद नगर की नगर प्रमुख हूँ। तुम्हारे साथ घूमने का समय मेरे पास नहीं है। अगर नगर से अनजान हो तो किसी स्थानीय व्यक्ति से मार्गदर्शन ले लो। वीर प्रताप बोले, मैं घूमने नहीं आया हूँ। जहां तुम जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगा। जी क्यू की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अचानक उन्हें लगा कि यह आदमी कोई छिपा इरादा रखता है और उनका फायदा उठाना चाहता है। वे वीर प्रताप को चेतावनी देने ही वाली थी कि उन्होंने पहले ही बोल दिया, मैंने देखा कि काली चांद नगर के साधक बहुत मजबूत नहीं लगते। मेरे पास जन्म क्षेत्र के तीसरे स्तर की शक्ति है जो तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है। जी क्यू ने एक पल सोचा और बोली, अगर पीछे लगना ही है तो लगे रहो। अब वे वीर प्रताप से बहस करने का मन नहीं रखती थी। वे सीधे नगर प्रमुख भवन की ओर बढ़ गईं। नगर प्रमुख भवन के सेवकों ने अपनी नगर प्रमुख को एक पुरुष के साथ लौटते देखा तो सबके चेहरे पर हैरानी छा गई।
काली चांद नगर का हर व्यक्ति जानता था कि उनकी नगर प्रमुख पुरुषों से दूर रहने वाली स्त्री है, फिर भी आज वे एक पुरुष को साथ लेकर आई हैं। GQU वीर प्रताप को लेकर भवन में पहुंचकर भवन प्रबंधक से बोली, इसके लिए एक कमरा तैयार कर दो और रसोई से इसके लिए कुछ खाना बनवा दो। उन्होंने सोचा कि चूंकि यह पुरुष आज रात मदद करने वाला है, इसलिए इसे अच्छा व्यवहार करना गलत नहीं होगा। महान चू राजवंश आज रात किसी को न भेजे तो भी एक अतिरिक्त व्यक्ति होने से शैतानी ज्वार का सामना करना आसान हो जाएगा। भवन प्रबंधक के मार्गदर्शन में कठपुतली वीर प्रताप को एक शयन कक्ष में ले जाया गया। शयन कक्ष में घुसते ही असली वीर प्रताप ने कठपुतली को नियंत्रित करना बंद कर दिया। GQU का हर कदम, हर भाव और हर नजर देखकर असली वीर प्रताप के मन में एक तीव्र उत्तेजना जाग उठी। उन्होंने सोचा कि अब वे स्थान दरार से निकलकर यान काउंटी लौट जाएं और देखें कि क्या अभी भी कठपुतली को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर यान काउंटी पहुंचने के बाद भी नियंत्रण बना रहा तो वे अपनी रानियों के साथ प्रेम रस का आनंद लेते हुए साथ साथ कठपुतली से जियांग संसार की जांच भी कर सकेंगे। ये सोचकर वीर प्रताप ने उड़ान अमर नाव को संग्रह कर लिया, फिर छाया स्थानांतरण से तुरंत यानचेन साम्राज्य महल में चू किंगली के कमरे में पहुंच गए। चू किंगली नर्म पलंग पर ध्यान लगा रही थी कि अचानक उनका शरीर बिस्तर के किनारे की ओर झुक गया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वीर प्रताप ने उनके होठों को चूम लिया। मम। चू किंगली ने आंखें खोली और वीर प्रताप को देखा, फिर तुरंत उन्हें घूरा। अगले ही पल चीर की आवाज हुई और वीर प्रताप का शरीर नीचे की ओर झुक गया। वीर प्रताप ने चू किंगली को पूरी तरह थका दिया था, पर उसी समय वे जियांग संसार वाली कठपुतली को भी नियंत्रित कर रहे थे। कठपुतली की गतिविधियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, हालांकि दूरी बढ़ने पर उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर जरूर लग रही थी। चू किंगली को साफ महसूस हो रहा था कि वीर प्रताप का मन पूरी तरह उनके साथ नहीं है। वे कभी जोर से आगे बढ़ते, फिर अचानक रुक जाते, जैसे कहीं और खोए हुए हों। स्पष्ट था कि वे उनके पास प्रेम करने के इरादे से आए थे, पर फिर भी वे पूरी तरह लगन नहीं दिखा रहे थे। इतने गंभीर पल में भी उनका मन दूसरी जगह भटक रहा था। इससे चू किंगली के मन में काफी नाराजगी भर गई। तब चू किंगली ने अपनी रहस्यमयी स्त्री विधि चला दी। जैसे ही वीर प्रताप का ध्यान भटका, उन्हें एक भारी दबाव का अनुभव हुआ और वे तुरंत होश में आ गए। उन्होंने नीचे झुककर चू किंगली के नाजुक चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में भरी नाराजगी देख वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराए और फिर पूरा ध्यान चू किंगली पर केंद्रित कर दिया। जल्दी ही चू किंगली मिन्नतें करने लगी। हालांकि वे नहीं चाहती थी कि वीर प्रताप का ध्यान कहीं और भटके, पर जैसे ही उन्होंने पूरा ध्यान दिया, चू किंगली तुरंत संभाल नहीं पाई। कुछ देर बाद जियांग संसार में शाम ढलने लगी। जब सील वाले क्षेत्र से शैतानी ऊर्जा के उफान का एहसास हुआ तो वीर प्रताप के असली शरीर ने जो कुछ कर रहे थे उसे रोक दिया और आगे नहीं बढ़े। उन्होंने चू किंगली को अपनी छाती पर लिटाते हुए करवट ली और बोले, मुझे कुछ काम है, अगर अभी भी और चाहो तो मेरे पास आ जाना। ये सुनकर चू किंगली ने हल्की सी फुकार भरी। क्या बकवास! उनका दिमाग अभी भी पूरी तरह धुंधला पड़ा था। चू किंगली ने हाथ उठाकर वीर प्रताप की मजबूत कमर को कसकर जकड़ लिया और चुपचाप उनकी छाती पर लेटी रहीं, बिना हिले डुले। ये भी काफी अच्छा था। इस तरह पास रहकर एक दूसरे को महसूस करना बिना ज्यादा उत्तेजना के भी सुखद था। पर चू किंगली को हाव की ताव हो रही थी। वीर प्रताप कह रहे थे कि उन्हें कुछ काम है, आखिर वह काम क्या है? अगर काम है तो फिर यहाँ क्यों पड़े हैं? वे तो पहले से ही ध्यान भटकाए हुए थे। हालांकि उत्सुकता थी, पर चू किंगली ने आगे कुछ नहीं पूछा। बस इस तरह उनके साथ जुड़े रहना भी काफी अच्छा लग रहा था। इधर जियांग संसार में काली चांद नगर। वीर प्रताप की कठपुतली अभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी कि एक दासी दरवाजे पर आकर बोली, साहब, शैतानी ज्वार आने वाला है। नगर प्रमुख आपको नगर की मीनार पर बुला रही हैं। ये सुनकर वीर प्रताप ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रहा हूं। फिर उन्होंने कठपुतली को काली चांद नगर की मीनार की ओर भेज दिया। जब वीर प्रताप GQU के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में सोने का कवच पहने एक पुरुष खड़ा है, जो चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर रहा है। QU, मुझे पता चला कि सील वाले राक्षस क्षेत्र में समस्या हो गई है, इसलिए मैं तुरंत लोगों को लेकर आ गया। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं तो कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर वीर प्रताप ने GQU के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर स्पष्ट बोरियत और अधीरता थी। तुरंत स्थिति समझ में आ गई। लगता है ये पुरुष GQU का एक प्रेमी है। तब वीर प्रताप आगे बढ़े और बोले, जी नगर प्रमुख, मैं आ गया हूँ। वीर प्रताप की आवाज सुनकर बाई वेनबिन का चेहरा बिगड़ गया। वह असंतोष से बोला, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं जी नगर प्रमुख से शैतानी ज्वार से निपटने की चर्चा कर रहा हूँ? तुम बीच में क्यों टोक रहे हो? ये कहकर बाई वेनबिन ने घूरकर वीर प्रताप की ओर देखा, पर जैसे ही उन्होंने उनकी छाया महसूस की, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यक्ति भी जन्म क्षेत्र की शक्ति रखता है। उन्होंने सोचा था कि कोई बेहुदा सैनिक बीच में टोक रहा है, पर यह तो खुद जन्म क्षेत्र का साधक है। यह जानकर बाई वेनबिन के मन में तुरंत बेचैनी फैल गई। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी देखा भी नहीं था।
बाई वेनबिन ने काले चेहरे से पूछा, तुम कौन हो? वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, मेरा नाम वीर प्रताप है। मैं एक स्वतंत्र साधक हूँ जो सील वाले राक्षस क्षेत्र की स्थिति जांचने काली चांद नगर आया हूँ। वीर प्रताप का जवाब सुनकर बाई वेनबिन को राहत मिली। बस एक स्वतंत्र साधक है तो डरने की कोई बात नहीं। सिर्फ एक स्वतंत्र साधक जो उनकी स्त्री के लिए उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकता। आखिर वे महान चू राजवंश के जनरल हैं, किनशुई काउंटी में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का कमांडर। तभी जी क्यू मुनि वीर प्रताप की ओर देखा और बोली, साथी साधक लू, आज रात मैं तुम्हें परेशानी में डाल रही हूँ। जी क्यू की बात सुनकर बाई वेनबिन तुरंत नाराज हो गए। उन्होंने दसियों हजार सैनिक लेकर काली चांद नगर की मदद करने आए थे, फिर भी जी क्यू उन पर उदासीन है, पर इस स्वतंत्र साधक को धन्यवाद दे रही हैं। बाई वेनबिन बोले, क्यू ये तो सिर्फ एक स्वतंत्र साधक है, इसका क्या रोल हो सकता है? जी क्यू ने उदासीन स्वर में कहा, एक जन्म क्षेत्र वाला और शक्ति बढ़ा देता है। ठीक है, मैं गश्त पर जा रही हूँ। ये कहकर जी क्यू उड़कर चली गईं और बाई वेनबिन व वीर प्रताप को वहीं छोड़ गईं। बाई वेनबिन वीर प्रताप को तिरस्कार भरी नजर से देख रहे थे। हालांकि उन्होंने वीर प्रताप से ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें उनमें कोई बुरा इरादा नजर नहीं आया और न ही वे इस स्वतंत्र साधक को अपना प्रतिद्वंद्वी मान रहे थे। बस थोड़ी देर पहले बीच में टोकने की वजह से उनके मन में गुस्सा था। बाई वेनबिन ने ठंडी सांस छोड़ी और तुरंत जी क्यू के पीछे पीछे चल पड़े। बाई वेनबिन को जी क्यू के पीछे लगा देख वीर प्रताप हंस पड़े। जी क्यू जियांग संसार में पहली स्त्री है जिनका स्कोर 90 से ऊपर है। वे तय है कि उनकी स्त्री बनेंगी। बाई वेनबिन कितनी भी चापलूसी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अभी उनका असली शरीर तियानचेन संसार में है, इसलिए जी क्यू को अपनी स्त्री बनाना थोड़ा समय लेगा। तभी वीर प्रताप ने सिर घुमाकर सील वाले राक्षस क्षेत्र की ओर देखा। वहां शैतानी ऊर्जा आसमान को छू रही थी और जंगल में काली आकृतियां धीरे धीरे काली चांद नगर की ओर बढ़ रही थीं। वीर प्रताप ने ध्यान से जांचा तो पता चला कि वे काली आकृतियां तरह तरह के जानवर हैं। क्या पहाड़ में जीव जंतु न होने का कारण यही है कि ये जानवर राक्षसी हो चुके हैं? राक्षसी प्राणियों के उफान को ही शैतानी ज्वार कहते हैं। वीर प्रताप ने देखा कि सैनिकों के हथियार कुछ खास थे, सब काले रंग के, और उनके फलक भी काले थे जिनसे काला धुआं सा निकल रहा था। वीर प्रताप ने एक सैनिक से पूछा, भाई तुम्हारे हथियार किस धातु से बने हैं? सैनिक हैरान हुआ, समझ नहीं आया कि कोई इस बात को नहीं जानता, फिर भी ईमानदारी से बोला, साहब हमारे हथियार काले सोने से बने हैं। वीर प्रताप ने उत्सुकता से पूछा, काला सोना, इसका उपयोग क्या है? सैनिक बोला, काला सोना शैतानी ऊर्जा को दबा सकता है, जैसे कि। सैनिक कुछ और कह पाता उससे पहले ही वीर प्रताप बोले, ओह समझ गया, अब समझ आया। शैतानी ऊर्जा को दबाने की बात सुनते ही वीर प्रताप को सब समझ आ गया। उन्होंने सैनिक की तरकश से एक तीर निकाला और उसके फलक पर लगे काले सोने को ध्यान से देखा। ऐसी धातु तियानचेन संसार में नहीं थी। जब दोनों संसार आपस में मिलेंगे तो वे द एक्सियस सेना को भी काले सोने से बने हथियार जरूर दिलवाएंगे। बम या गोली में काले सोने के टुकड़े मिला दिए जाएं ताकि शैतानी साधकों से लड़ते समय द एक्सियस सेना को कोई डर न रहे। जब वीर प्रताप काले सोने की धातु के बारे में सोच रहे थे, तभी नगर की दीवारों से जोरदार ढोल की आवाज गूंज उठी। कमांडिंग अधिकारी ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, शैतानी ज्वार आ गया है, हमला करने की तैयारी करो। कमांडिंग अधिकारी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शैतानी ऊर्जा से भरे हुए जानवर पागलों की तरह दीवार की ओर दौड़ पड़े। फिर दीवार पर खड़े सैनिकों ने लगातार धनुष खींचे और तीर छोड़ दिए। अगले ही पल तीरों की वर्षा राक्षसी जानवरों पर बरस पड़ी। काले सोने से बने तीर जैसे ही जानवरों के शरीर से टकराए, उनकी शैतानी ऊर्जा तुरंत उड़ गई। तीर लगते ही वे जानवर वहीं गायब हो गए, सिर्फ उनके राक्षस मणि पीछे छूट गए। ये दृश्य देख वीर प्रताप को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इतने प्रभावी हैं ये काले सोने के तीर, राक्षसी जानवरों को इतनी आसानी से मार रहे हैं। सोचा, क्या इनका असर शैतानी साधकों पर भी वैसा ही होगा? काली चांद नगर की तीरों की बौछार से पहला शैतानी ज्वार जल्दी ही रोक दिया गया, पर मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। सील वाले राक्षस क्षेत्र में शैतानी ऊर्जा और घनी होती जा रही थी। स्पष्ट था कि कहीं बड़ा शैतानी ज्वार इकट्ठा हो रहा है। तभी जी क्यू बाई वेनबिन के साथ वीर प्रताप के पास लौट आए। वीर प्रताप बोले, जी नगर प्रमुख, मेरे पास काले सोने से बना कोई हथियार नहीं है। क्या मैं एक काले सोने की तलवार उधार ले सकता हूँ? ये सुनकर बाई वेनबिन ने ठंडी सांस छोड़ी और बोले, स्वतंत्र साधक तो स्वतंत्र साधक ही होता है, इतना गरीब की काले सोने की तलवार भी नहीं खरीद सकता। जी क्यू ने बिना एक पल सोचे पास खड़े सैनिक की तलवार वीर प्रताप की ओर उछाल दी। तलवार पकड़कर वीर प्रताप बोले, धन्यवाद जी नगर प्रमुख। ये कहते ही उन्होंने तलवार खींच ली और काले सोने की तलवार की स्थिति को गंभीरता से महसूस किया। उसी पल उन्हें अचानक एहसास हुआ कि तलवार से निकल रही काली आभा स्वर्गीय राक्षस शक्ति जैसी लग रही है। जैसे ही उन्होंने तलवार थामी, उनके अंदर राक्षस दफन मंत्र अपने आप चल पड़ा और तलवार पर की काली आभा तेजी से गायब होने लगी।
यह है वीर प्रताप को कुछ समझ आया। क्या ये काला सोना जो राक्षसों को मारता है खुद राक्षसों से ही बनाया जाता है? पर दूसरी ओर इन काले सोने की चीजों से निकल रही स्वर्गीय राक्षस शक्ति राक्षसी जानवरों को और मजबूत बनाने के बजाय उन्हें मारने का हथियार क्यों बन जाती है? जब वीर प्रताप इस उलझन में थे तभी सिस्टम की सूचना गूंजी। स्वर्गीय राक्षस और राक्षसी प्राणियों के शरीर में दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक राक्षस शक्ति और दूसरी राक्षस दमन शक्ति। अगर सिर्फ राक्षस शक्ति हो और राक्षस दमन शक्ति उस पर नियंत्रण न रखे तो स्वर्गीय राक्षस और राक्षसी प्राणी पूरी तरह गिरकर बेसुध पतित राक्षस बन जाते हैं। काले सोने पर जो पदार्थ है वह न तो शैतानी ऊर्जा है और न ही स्वर्गीय राक्षस शक्ति, वह राक्षस दमन शक्ति है। जब कुछ शक्तिशाली स्वर्गीय राक्षस गिर जाते हैं तो उनके शरीर में मौजूद दमन शक्ति काले सोने में जम जाती है। सिस्टम की व्याख्या सुनकर वीर प्रताप को तुरंत सब समझ आ गया। तो यही रहस्य था। ये ठीक वैसा ही है जैसे मानव शरीर में कैंसर बढ़ाने वाले जीन और उन्हें रोकने वाले जीन होते हैं। कैंसर बढ़ाने वाले जीन से कोशिकाएं बढ़ती हैं पर उन्हें अनियंत्रित नहीं होने देना पड़ता, तब दमन करने वाले जीन काम आते हैं। राक्षस दमन शक्ति भी वैसी ही है, राक्षस शक्ति को पागलों की तरह बढ़ने से रोकती है और उनके शरीर में संतुलन बनाए रखती है। वीर प्रताप मन ही मन सोचने लगे कि राक्षसों के शरीर कितने जटिल और सूक्ष्म होते हैं। ठीक उसी समय सील वाले राक्षस क्षेत्र के ऊपर शैतानी ऊर्जा और घनी हो गई, पर दूसरी लहर का शैतानी ज्वार अभी तक नहीं आया था। ये जीक्यूयू को बहुत अशांत कर रहा था। अगर शैतानी ज्वार रुक जाए तो उन्हें खुशी होती, पर यह स्थिति तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। ऊपर इतनी घनी शैतानी ऊर्जा जमा हो रही है तो नीचे कितने राक्षसी जानवर इकट्ठे हो चुके होंगे इसका अंदाजा भी नहीं लग रहा था। अगर वे एक साथ टूट पड़े तो काली चांद नगर टिक नहीं पाएगी। एक पल के लिए जीक्यूयू के चेहरे पर चिंता छा गई। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह डूब गया, आसमान और गहरा हो गया, पर वे राक्षसी जानवर अभी भी सील वाले क्षेत्र से बाहर नहीं निकले थे। तभी क्षितिज से पूरा चांद धीरे धीरे ऊपर उठा, पर घनी शैतानी ऊर्जा ने चांद के ज्यादातर हिस्से को ढक लिया था। सिर्फ एक चमकदार वलय दिख रहा था, ठीक काले चांद की तरह। शायद इसी वजह से इस नगर का नाम काली चांद नगर पड़ा था। जीक्यूयू का चेहरा हर पल और बिगड़ता जा रहा था। इतनी देर से राक्षसी जानवर बाहर नहीं आ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि दूसरी लहर कितनी भयंकर होगी। इस समय सबके मन में तनाव था, यहां तक कि बाई वेनबिन भी जीक्यूयू से ध्यान हटाकर सील वाले क्षेत्र की ओर देखने लगे थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि भले ही क्षेत्र में हलचल हो, पर बड़ा शैतानी ज्वार नहीं आएगा। पहले भी कई बार शैतानी ऊर्जा का उफान हुआ था, पर कुछ खास नहीं हुआ था। वे तो बस मौका देखकर जीक्यूयू के करीब आने और रिश्ता बनाने आए थे, पर अब लग रहा था कि यह हलचल साधारण नहीं है, असली मुसीबत आने वाली है। जब सब सांस रोके राक्षसी जानवरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, अचानक सील वाले क्षेत्र से एक विशाल छाया उड़कर बाहर निकली। सैनिकों में तुरंत हड़कंप मच गया। उड़ने वाला राक्षस है, सब सावधान, जल्दी राक्षस वध तीर चलाओ। सैनिकों की चीख सुनकर वीर प्रताप ने दीवार पर घेरेबंदी वाले विशाल धनुष जैसे हथियार देखे। वे घेरेबंदी वाले धनुष जैसे थे, पर उनमें लगे विशाल तीर पूरे काले सोने के बने थे। स्पष्ट था कि ये वे राक्षस वध तीर ऐसे बड़े राक्षसों से निपटने के लिए बनाए गए थे। सैनिक जल्दी से उन घेरेबंदी धनुषों को आसमान में उड़ रहे राक्षस की ओर घुमाने लगे, पर तीर छोड़ पाते उससे पहले ही उड़ता राक्षस अचानक अपने शरीर से अनगिनत काले पंख छोड़ने लगा। हर पंख तीर की तरह तेज और नुकीला था। पल भर में दीवार पर खड़े कई सैनिक उन काले पंखों से भेद दिए गए। शहर की रक्षा करने वाले सैनिक आकाशीय मानव क्षेत्र के साधक थे, जो तियानचेन संसार में काफी अच्छी शक्ति माने जाते, पर इस संसार में वे साधारण लोगों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक के बाद एक सैनिकों को गिरते देख जीक्यूयू अब और नहीं रुक सकी। वे आसमान में उछल पड़ी और खुद उड़ते राक्षस को मारने के लिए तैयार हो गईं। तभी जमीन हिलने लगी। अगले ही पल सील वाले क्षेत्र से राक्षसी जानवरों की एक लहर ज्वार की तरह बाहर निकल आए। दीवार पर खड़े सैनिक पागलों की तरह तीर चलाने लगे, पर इस बार राक्षसी जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनकी शक्ति भी बढ़ गई थी। पहली लहर के जानवर काले सोने के तीर लगते ही मर जाते थे, पर इस लहर के जानवरों को मारने के लिए कई तीर लग रहे थे। सैनिकों के चेहरे सफेद पड़ गए। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने बड़े शैतानी ज्वार देखे थे, पर इतने भयंकर जानवर दीवार पर चढ़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हों, यह नया अनुभव था। काली चांद नगर की दीवारें काफी ऊंची थीं, पर इतने विशाल शैतानी ज्वार के सामने वे पूरी तरह बेबस थीं। जल्दी ही कुछ राक्षसी जानवर दूसरों की लाशों पर चढ़कर दीवार पर चढ़ने लगे। सैनिकों के पास अब तलवार लेकर उनसे हाथापाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जीक्यूयू ने दांत भींचे, अपनी तलवार की ऊर्जा छोड़ी और आसमान में उड़ रहे राक्षस को तेजी से मार गिराया। फिर वे दीवार पर लौट आई और सैनिकों की मदद करने लगी। ये दृश्य देख बाई वेनबिन एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे राक्षसी जानवर एक साथ उन पर टूट पड़ेंगे।
बाई वेनबिन ने तलवार कसकर थाम ली थी, पर उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। अगर सिर्फ शुरुआती शैतानी ज्वार होता तो उन्होंने जो दसियों हजार सैनिक लाए थे वे शायद टिक जाते, पर मौजूदा हालात में उनके सैनिकों और काली चांद नगर के सैनिकों को मिलाकर भी इस ज्वार को रोकना नामुमकिन था। राक्षसी जानवरों की संख्या इतनी भारी थी कि वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। अब बचने का क्या चांस था? नहीं, वे यहां नहीं मर सकते। वे महान चू राजवंश के जनरल हैं। उनके सामने उज्ज्वल भविष्य पड़ा है। हालांकि उन्हें जी क्यू बहुत भाती थी, पर वे सिर्फ उनकी सुंदरता के लालची थे। संसार में सुंदरियां कम नहीं हैं। वे ऐसी स्त्री के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहते जिसके साथ उन्होंने अभी तक एक रात भी नहीं बिताई हो। ये सोचते ही बाई वेनबिन तुरंत मुड़े और भाग खड़े हुए। एक शब्द भी पीछे नहीं छोड़ा। वे जी क्यू के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। इस वक्त जी क्यू शायद नगर नहीं छोड़ेंगी। उन्हें समझाने में भी समय लगता और अगर देर हो गई तो शैतानी ज्वार और ऊपर चढ़ाता। अब नहीं भागे तो बाद में भागने का मौका भी नहीं मिलता। उस पल जी क्यू को अभी तक ये पता नहीं चला था कि बाई वेनबिन भाग चुके हैं। उन्होंने हाथ में तलवार कस ली और बहादुरी से राक्षसी जानवरों का संहार करती रहीं। पर जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जल्दी ही पूरी मीनार उनसे भर गई। काली चांद नगर की दीवारों पर बचे सैनिकों की संख्या तेजी से घटती जा रही थी। काली चांद नगर में मूल रूप से 1.5 लाख सैनिक थे और बाई वेनबिन के लाए दसियों हजार मिलाकर कुल 2 लाख के आसपास हुए थे। पर राक्षसी जानवरों की संख्या स्पष्ट रूप से 2 लाख से ज्यादा थी, शायद 10 लाख तक भी पहुंच सकती थी। इसके अलावा दीवार की ओर बढ़ रहे जानवरों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। आकाशीय मानव क्षेत्र के सैनिक उनके सामने कुछ भी नहीं थे। तभी एक विशाल राक्षस जी क्यू की ओर झपटा। जी क्यू ने तुरंत अपनी तलवार की ऊर्जा छोड़कर जवाब दिया। वह राक्षस बेहद शक्तिशाली था। जी क्यू की तलवार की ऊर्जा उस पर इधवा खरोंच भी नहीं डाल पाए, बल्कि उसमें साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा को दबाने वाली शक्ति थी। जी क्यू के मन में तुरंत भय का साया छा गया। ये स्वर्गीय राक्षस की शक्ति थी, वह ताकत जो साधकों को बुरी तरह कुचल देती है। सचमुच ये सब सील वाले क्षेत्र में बंद स्वर्गीय राक्षस की करतूत थी। लगता है उसकी सील अब ढीली पड़ चुकी है, पर अभी इन बातों पर सोचने का समय नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काली चांद नगर के सभी आम लोग इन जानवरों का भोजन बन जाएंगे। एक बार काली चांद नगर गिर गया तो ये जानवर तेजी से महान चू राजवंश के दूसरे हिस्सों में फैल जाएंगे। अगर ये बाहर निकल गए तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस पल जी क्यू ने दांत भींच लिए। महान चू राजवंश का सम्राट सचमुच मूर्ख है। इतनी महत्वपूर्ण जगह की रक्षा के लिए सिर्फ 1.5 लाख सैनिक और सिर्फ एक जन्म क्षेत्र की साधिका उन्हें दे दी। इसे कैसे बचाया जाए? जैसे ही जी क्यू उस राक्षस के प्रहार से बचकर हटी, ठीक उनके पीछे एक और वैसा ही विशाल राक्षस प्रकट हो गया। जी क्यू को पीछे से खतरे का एहसास तुरंत हो गया। बुरा हुआ, अब बचने का समय नहीं बचा था। जी क्यू ने देखा कि दूसरे राक्षस के पंजे उन पर गिरने वाले हैं। उनके मन में अनगिनत यादें घूम गईं। उस पल जी क्यू के मन का डर अचानक गायब हो गया। वे बेहद शांत हो गईं। उन्हें देवनों पता था कि काली चांद नगर की रक्षा करते करते एक दिन मौत उनके सामने आ ही जाएगी। पर ठीक उसी समय जब जी क्यू को लगा कि अब वे निश्चित मर चुकी हैं, दूर से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं। जैसे ही वे ऊर्जा राक्षसी जानवरों के शरीर से टकराए, वे भय से इधर उधर भागने लगे। जी क्यू हैरान रह गईं। उनके पास वाले दोनों राक्षस भयभीत होकर भाग रहे थे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे तुरंत उस ऊर्जा के स्रोत की ओर मुड़ी और वीर प्रताप को देखकर फिर से स्तब्ध रह गईं। क्या यह उन्हीं की वजह से हुआ? वीर प्रताप ने तलवार फेंकी और फिर तलवार की ऊर्जा चला दी। बर्फीली 8वीं स्तर की तलवार। अगले ही पल अनगिनत तलवार ऊर्जा की लहरें शैतानी ज्वार की ओर दौड़ी। जहां जहां तलवार की ऊर्जा गई, सभी राक्षस बर्फ में जमा दिए गए। पलक झपकते ही लाखों राक्षस तुरंत नष्ट हो गए। ये दृश्य देख दीवार पर खड़े सैनिक हो या जी क्यू सब स्तब्ध रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को पल भर में इतने सारे राक्षसों को मारते देखा हो। ये राक्षस स्वर्गीय राक्षस की शक्ति से प्रभावित थे, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति उनमें कुछ न कुछ प्रतिरोधक क्षमता थी। इसी वजह से जी क्यू की तलवार विद्या से भी बड़े पैमाने पर राक्षसों का संहार करना मुश्किल था। एक अकेले साधक के बल पर राक्षसों को मिटाना बहुत कठिन था। उन्हें मूल रूप से काले सोने के हथियारों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पर अब यह आदमी सिर्फ एक तलवार विद्या से इतने राक्षसों को मिटा रहा है, ये कैसे संभव है? लगता था जैसे ये राक्षसों का स्वाभाविक दुश्मन हो। उस पल शैतानी ज्वार की रफ्तार थोड़ी कम हो गई। कुछ राक्षसों के मन में भागने का विचार आने लगा। पिछला दृश्य न सिर्फ सबको स्तब्ध कर गया था, बल्कि मौजूद राक्षसों को भी बहुत डरा दिया था। जी क्यू की सुंदर आंखों में आश्चर्य की चमक उभरी। आखिर यह आदमी है कौन? इसमें इतनी शक्ति कहां से आए? जब जी क्यू विचारों में खोई हुई थी, वीर प्रताप ने दूसरी बार कार्रवाई की। बर्फीली 8वीं स्तर की तलवार। एक बार फिर पल भर में वीर प्रताप के आसपास के राक्षस बर्फ के खंडों में बदल गए और फिर तुरंत बर्फीले कणों में टूट गए।
ये पहली बार था जब वीर प्रताप ने स्वर्गीय श्रेणी की तलवार विद्या, बर्फीली 8वीं स्तर की तलवार को वास्तविक युद्ध में आजमाया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि असर इतना जबरदस्त होगा। बेशक इसका मुख्य कारण था कि उन्होंने राक्षस दफन मंत्र का अभ्यास किया था, जिससे उनकी तलवार ऊर्जा शैतानी ऊर्जा को सीधे नष्ट कर देती थी, राक्षसों के लिए घातक। वीर प्रताप के हमले से राक्षसों को अब साफ एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। कुछ राक्षस सील वाले राक्षस क्षेत्र की ओर भागने लगे। वीर प्रताप ने फिर हमला किया और 15 मिनट से भी कम समय में पूरे शैतानी ज्वार को पूरी तरह तितर बितर कर दिया। मौजूद लोग सपना देख रहे हों ऐसा महसूस कर रहे थे। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि शैतानी ज्वार का सामना इतना आसान भी हो सकता है। यह आदमी कौन है? यह तो बहुत शक्तिशाली है। जी क्यू भी दूर से वीर प्रताप को देख रही थी। उनके मन में भावनाएं उलझी हुई थीं। शुरू में उन्होंने सोचा था कि वीर प्रताप एक साधारण जन क्षेत्र के साधक हैं, बस लड़ाई में एक अतिरिक्त हाथ के रूप में रख लिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वही ज्वार पलटने वाले मुख्य नायक बन जाएंगे। इतनी शक्तिशाली हस्ती, उन्होंने पहले कभी इसका नाम भी क्यों नहीं सुना। तर्क से तो ऐसा व्यक्ति जो राक्षसों को इतनी आसानी से मार सकता है, भले ही उसकी साधना अवस्था बहुत ऊंची ना हो, अज्ञात नहीं रहना चाहिए। वीर प्रताप आसपास की निगाहों से अनजान थे। वे मीनार पर खड़े होकर दूर सील वाले राक्षस क्षेत्र के ऊपर घनी शैतानी ऊर्जा की ओर देख रहे थे। सील वाले क्षेत्र के ऊपर शैतानी ऊर्जा अभी भी बहुत घनी थी, पर शायद उनके हस्तक्षेप की वजह से वे राक्षस अब सिर्फ क्षेत्र के अंदर ही रहने की हिम्मत कर पा रहे थे, बाहर निकलने की नहीं। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से जादुई लग रहा था। एक अकेला व्यक्ति पूरे शैतानी ज्वार को सील वाले क्षेत्र से बाहर निकलने से रोक रहा था। क्या वे सचमुच सपना नहीं देख रहे? अगर यह आदमी कालीचांद नगर में रह जाए तो क्या भविष्य में राक्षस सील वाले क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे? क्या इसका मतलब शैतानी ज्वार का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।